चलिए, तो आज की क्लास में जो है हम थोड़ा आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो है हमारा एलिजाबेथन पीरियड का मैक्सिमम चीज़ जो है कवर हो जाए। लास्ट क्लास में हमने ये सब देखा था, थॉमस हेवुड का, फिलिप मैसेंजर है, थॉमस मिडल्टन है, जॉन वेबस्टर, द डचेस ऑफ मालफी देखा था, उसके बाद विमेंट फ्लेचर। अच्छा, ये याद रखिए कि जो फ्लेचर साहब हैं, फ्लेचर साहब, इन्होंने विलियम शेक्सपियर के साथ कुछ वर्क में जो है ना कोलैबोरेट किया है, ठीक है। जैसे एक है टू नोबल किंग्समैन, उसमें क्या है कि डिस्प्यूटेड है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्लेचर ने विलियम शेक्सपियर का मदद किया था लिखने में, मतलब वो वर्क था विलियम शेक्सपियर का, फ्लेचर ने, एंटी फ्लेचर ने मदद किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ना फ्लेचर का ही वर्क था और विलियम शेक्सपियर ने कंट्रीब्यूट किया। तो आपको बेसिकली, ठीक है, 36 से 37 ज़्यादातर जगह आपको 37 प्लेज मिलेगा और कहीं कहीं आपको 36 भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इतना इस पे ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, 37 ज़्यादातर लोग मानते ही हैं। बाकी 2 से 3 प्ले जो है ना आपको थोड़ा डिस्प्यूटेड मिल जाएगा। जैसे एक आपको ये हो गया टू नोबल किंग्समैन, तो इस तरह से 2-3 प्ले आपको है जिसमें थोड़ा सा डाउट है कि इसको कोलैबोरेशन में लिखा है या दूसरे का वर्क है, ठीक है। ये सारी बात हो गई। पोएटेस्टर ये सारा देख लिया, अल्केमिस्ट वगैरह, द अल्केमिस्ट, वॉलपोन, बेन जॉनसन का ना ये वर्क आप ज़रूर याद रखिएगा। ये तीनों कॉमेडी है जो जिसको वॉलपोन, ठीक है, द अल्केमिस्ट और साइलेंट वुमन बोलते हैं, और ये सेजानस एंड कैटिलीन, ये ट्रेजेडी है इनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ईस्टवार्ड हो, द आइल ऑफ डॉग, ये 2 वर्क है जिसकी वजह से जो है ये चैपमैन के साथ लिखा था, वही जॉर्ज चैपमैन जो हीरो लेंडर को फिनिश किया है, उसके साथ ये दोनों वर्क लिखा था, तो जेल में धर दिया था इनको, बोला ज़्यादा कायल बन रहे ना बेटा, जेल में धरते तुमको, रुको, ठीक है। ये सारा देख लिया विलियम शेक्सपियर पे, हम लोग फिर से वापस आएंगे आगे। चलिए, अब वो थॉमस नेस लिखा हुआ था ना, आइल ऑफ द डॉग्स ना, ये कोलैबोरेटिव वर्क था। ये जो आपको दिखेगा द आइल ऑफ डॉग, इसमें 3 चीज़ मिलेगा, थॉमस नेश मिलेगा, बेन जॉनसन मिलेगा और जॉर्ज चैपमैन भी मिलेगा। तो ये कोलैबोरेटिव वर्क था और तीनों को, जितने लोगों ने लिखा था सबको जेल में फेंका किया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलेंगे फ्रांसिस बेकन को, दिस इज़ द गाय हुम आई लव अ लॉट, मतलब इनकी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ा है, एंड इफ़ यू जस्ट गो थ्रू सम ऑफ हिज एसेज, मैं आपका नाम बताया, मैं उनका जो है ना ऐसे का नाम बताऊँ, ऑन लव लिखा है, ठीक है, ऑन स्टडीज़ लिखा है, ऑन फ्रेंडशिप लिखा है, ऑन मैरिज एंड गेटिंग, ऑन मैरिज एंड ऑन सिंगल लाइफ ऐसे लिखा है, ऑन रिवेंज लिखा है। आप इनकी बहुत सारी पोएम है, लगभग एसेज है, सॉरी, लगभग 38 के आसपास है, ठीक है। और भी सब सीक्वेंट वॉल्यूम में जो है उसको बढ़ाया गया है। उसमें से आप 5-7 भी ऐसे पढ़ लीजिएगा जिनका नाम मैं आपको बताऊँ, ऑन स्टडीज़, ठीक है, ऑन लव, ऑन गेटिंग मैरिड एंड सिंगल लाइफ, ठीक, ऑन रिवेंज। इसमें से आप किसी भी ऐसे को पढ़ लीजिएगा तो आपको मन करे कि इनका बहुत सारा ऐसे पढ़े, इतना ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखें, इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा। अच्छा, इनके बारे में मैं कुछ बताने से पहले एक चीज़ बता दूं जिससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए एफोरिस्टिक स्टाइल, हु इज़ नोन फॉर एफोरिस्टिक स्टाइल, APHO लिख देता हूँ पहले, क्योंकि ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों को पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादा, या जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि फिर बाद में याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। और सारी चीज़ों को नोट्स में रख देना दिक्कत है थोड़ा। पूछता है कि हु इज़ नोन फॉर एफोरिस्टिक स्टाइल, ठीक है, तो यहाँ पर नाम आवेगा बेन जॉनसन साहब का, ठीक। अच्छा, इससे पहले कि हम समझें एफोरिस्टिक, आप देख कर बताइए कि एफोरिस्टिक कहाँ से आया है, यानी कि एफोरिस्टिक से आप, एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो कौन से फिगर ऑफ स्पीच से आया है बताइए। तो और ये फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एफोरिस्टिक किस फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। पिछले 3 क्लासों में हमने अच्छे से बहुत सारी बेसिक फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ा है, चाहे वो बेथोस हो, एंटीथेसिस हो, एसोनेंस हो, कॉन्सोनेंस हो, डिसोनेंस हो, एलिट्रेशन हो, या कुछ भी हो, तो उसी में से एक फिगर ऑफ स्पीच था, ठीक। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिससे एफोरिस्टिक वर्ड आया है, बताइए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए, हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये एडजेक्टिव वर्ड है, नहीं बता सकते, बताइए। एफोरिज्म से आया है, एफोरिज्म, APHORISM, एफोरिज्म। अब ज़रा बताइए कि एफोरिज्म माने के होबे है, एफोरिज्म का मतलब क्या होता है, बस इतना बताइए।
नहीं याद है, देखिए हम बताते हैं। एफोरिज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी ऐसे चीज़ का रेफरेंस देते हैं, ठीक है, जो पहले हो चुका हो या जो फेमस हो या जो वेल नोन हो, ठीक है, उसको हम एफोरिज्म बोलते हैं। ठीक, यानी कि हम किसी दूसरी चीज़ का रेफरेंस देंगे। जैसे अभी अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट के बारे में, ठीक है, स्टूडेंट के बारे में, तो हम बोलेंगे अरे तुम लोग बताओ सुस्त हो, टाइम से उठते नहीं हो, बोलते हो ठंडी है, पढ़ने लिखने में इतना सुस्त करते, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्यार्थी बनो, उस समय में ये किए। विद्याचंद्र सागर जैसे विद्यार्थी बनो, घर में लाइट नहीं था तो बाहर जो है वेपर लाइट में रोड सड़क के किनारे पढ़ा करते थे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा रेफरेंस दे रहे हैं जो पीछे हो चुका है, और इसी को एफोरिज्म बोलते हैं। तो इनको ना जाना जाता है एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए, पर्टिकुलरली इनके प्रोज वर्क में, ऐसे में जो है एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत सारा लैटिन का, ठीक है, बहुत सारा लैटिन का जो है ना चीज़ों का रेफरेंस दिया करते थे अपने वर्क में। एफोरिज्म मतलब बेसिकली यूज किया करते थे। और इन्होंने ये तक कहा था कि लैटिन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कोई ग्रेट वर्क, मतलब अच्छा वर्क जो है लिखा जा सकता है। क्या इंग्लिश है ना, पता कुछ है ही नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो इनका मैक्सिमम वर्क जो है ना वो लैटिन में ही आपको मिलेगा। इवन अभी भी जो मेरे पास है इनका ऐसे का बुक, उसको पढ़िएगा ना तो उसमें बहुत सारा अभी भी, मतलब वो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ मतलब बेसिकली, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारा टर्म्स है अभी भी लैटिन का मिल जाएगा। तो इनका मेजर जो वर्क रहा है वो लैटिन में ही लिखा गया, और ये मानते थे कि लैटिन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें किसी अच्छे वर्क को लिखा जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द प्रोज राइटर्स, यानी कि प्रोज लिखने वाले बंदे। पहला नाम आता है फ्रांसिस बेकन का, आई लव दिस गाय, 1561 to 1626। पढ़ते हैं। इन बेकन वी सी वन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर्स विच आर द डिस्पेयर बायोग्राफर। बोला कि देखिए, और ये इनफैक्ट सही बात है, अगर आप इनको कभी पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि जो इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो पूरी तरह से सही है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी थे। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या कि एक तरफ आपको, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ठीक है, जिससे आप लव को सपोर्ट करने लगिएगा, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ ही ऐसी ऐसी बात आपको बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि अरे लव माने तो सीधे ज़िंदगी का बर्बादी। ठीक, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के हैं, एंड दैट्स व्हाई आई लव हिम। ये बहुत इनका जो नेचर है, मतलब इनको लिखने का राइटिंग है, स्टाइल है, इन्होंने जिस थीम पर लिखा है, एंड इवन इफ़ यू गो थ्रू हिज बायोग्राफी, द वे ही स्पेंड हिज लाइफ, यू सी ऑल दीज एलिमेंट्स। ठीक, तो बोला कि इनका बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है, जो डिस्पेयर ऑफ बायोग्राफर है, कि इन जो बायोग्राफर हैं जो इनकी लाइफ को लिखेंगे तो उनको पता ही नहीं चल पाता कि किस एस्पेक्ट पर हम फोकस करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे या उसके कॉन्ट्राडिक्टरी वाले एस्पेक्ट पे। यही है। आगे लिखा कि बेकन वॉज अपेरेंटली वन ऑफ दोज डबल नेचर्स दैट ओनली गॉड इज कॉम्पिटेंट टू जज। मतलब बोला है कि इनका जो नेचर था, ठीक है, इतना ऐसा डबल नेचर था, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ गॉड जज कर सकता है। अब बताइए हाउ ग्रेट हिज contradiction is particularly in terms of nature because of the strange mixture of intellectual strength and moral weakness। इस चीज़ को आप याद रखिए, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, मतलब ये इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर थे। और ये बात आप समझिएगा, इनके एक ही दो ऐसे आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा ना तो आपको लग जाएगा कि इस बंदे में अभी से 500 साल पहले ऐसी बात लिखी है, तब आपको पता चलेगा। तो ये इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको स्टडी मिलेंगे, स्ट्रेंथ, लेकिन मोरली वीक मिलेंगे आपको। कुछ ऐसा काम किया है जिसमें आपको लगा कि देखो बताओ नैतिकता कहाँ गई यार तुम्हारी। ठीक, फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स को कदर नहीं है इनके पास। ठीक, तो ये इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की वजह से जाने जाते हैं, और ये एक तरह से डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरह से आप इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है आपके पास, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, लेकिन आप मोरली वीक है। ठीक, आगे है कि एट 12 ही वेंट टू कैम्ब्रिज, 12 साल की एज में जो ये कैम्ब्रिज गए, बट ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जो यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। कहा है डिक्लेयर द होल प्लान ऑफ एजुकेशन टू बी रेडिकली रॉन्ग। बोला कि देखो यार 12 साल में गए यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, वो भी कहाँ, कैम्ब्रिज, बताइए, ऐसा धांसू यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज। 2 साल के बाद जो है ना छोड़ दिया। कहे यार ये तो एजुकेशन का प्लान तुम्हारा गलत है यार, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। अब बताइए। ठीक, एंड द सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल विच वॉज द बेसिस ऑफ ऑल फिलोसफी इन दोज डेज टू बी चाइल्डिश डिल्यूजन सिंस इट अकर्स इन द कोर्स ऑफ सेंचुरीज इट हैड प्रोड्यूस्ड नो फ्रूट बट ओनली ए जंगल ऑफ ड्राई एंड यूजलेस ब्रांचेस। इस चीज़ को देखिए, हार्श क्रिटिसिज्म लिखा है। कैम्ब्रिज में पढ़ने के 12 साल की एज में 2 साल पढ़ाई किया, छोड़ दिया। कहे बोला अरे फालतू यार क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है पढ़ाई, तुम्हारा सिस्टम ही जो है ना पढ़ाई का रॉन्ग है। अच्छा, स्कूलिंग की सिस्टम जो है, स्कूलिंग का सिस्टम वो शुरू हुआ है एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी से। ठीक, उनका एक इंस्टीट्यूशन था लाइसियम नाम का,
ठीक है, वहाँ से स्कूलिंग का शुरुआत हुआ है। तो पहले ऐसे स्कूल नहीं था, एरिस्टोटल से पहले जो स्कूल वगैरह नहीं था। एरिस्टोटल की फिलॉसफी से जो है स्कूल का कॉन्सेप्ट आया कि एक जगह स्कूल बनेगा, बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे, ठीक। तो ये एरिस्टोटलियन फिलॉसफी है। और उनके जो पहला मतलब इंस्टीट्यूट था उसका नाम था लाइसियम। तो ये लाइसियम से शुरुआत हुआ। तो अभी जो भी स्कूल आप देख रहे हैं वो एरिस्टोटल की ही फिलॉसफी से जो है वो समझिए कि एक तरह से इंस्पायर्ड है। तो ये कहा कि देखो ये सब फालतू चीज़ है, एरिस्टोटल ने जो दिया था स्कूलिंग सिस्टम का या जो भी, ये सारा का सारा, हाँ, ये सारा का सारा जो है बेकार चीज़ है, ऐसी कुछ चीज़ें होती ही नहीं है। और इसमें देखिए क्या लिखा इन्होंने कि प्रोड्यूस्ड नो फ्रूट। आपका जो स्कूल सिस्टम है वो कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट ओनली ए जंगल ऑफ ड्राई एंड यूजलेस ब्रांच। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो स्कूलिंग वाला सिस्टम है जो कि आप एरिस्टोटल को लेकर के चल रहे हैं, एरिस्टोटल की वजह से उसने क्या किया, कोई फ्रूट नहीं दिया, एकदम नहीं फ्रूट दिया, सिर्फ और सिर्फ जंगल प्रोड्यूस किया। वही किसका, ड्राई एंड यूजलेस ब्रांच। बताइए, ब्रांच सीधे नहीं कहा कि ब्रांच का, बल्कि कहा ड्राई एंड यूजलेस ब्रांच, ऐसा ब्रांच जिसका यूज भी नहीं हो सकता है, ड्राई यूजलेस ब्रांच। बताइए ये चीज़ इन्होंने अभी से 500 साल पहले कर दिया, और ये बातें अभी कितनी रेलिवेंट है। सो यू सी why we say him or we call him to be intellectually strong, sorry not say him, say to him, call him intellectually, वो ज़्यादा स्ट्रांग थे। और ये बात बताया उन्होंने इस तरह से 2 साल के बाद ही जो कैम्ब्रिज छोड़ दिया, ठीक है। आगे आते हैं, हिज कोल्ड ब्लडेडनेस एंड लैक ऑफ मोरल सेंसिटिवनेस, है ना, लैक ऑफ मोरल सेंसिटिवनेस। इंटेलेक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग थे, लेकिन जहाँ तक बात आती है ह्यूमन सेंसिटिविटी की, इमेजिनेशन की, ठीक है, फीलिंग्स की, एक्सप्रेशन की, मोरालिटी की, ठीक है, तो वो कहाँ पर, वहाँ पर वो थोड़ा वीक हो जाते हैं, ठीक है, लैक करते हैं। अपीयर इन इवन इन एसेज लव एंड फ्रेंडशिप। इस दोनों पोम को, ऐसे को आप जरूर पढ़िएगा, टाइम निकाल करके लिखिएगा यूट्यूब पर जा करके, ऑन लव बाय फ्रांसिस बेकन समरी, कपिल गंगवानी का वीडियो आ जाएगा, आप इस दोनों को पढ़िएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये किया करते थे, ठीक है। लिखा है कि इंडीड वी कैन अंडरस्टैंड हिज लाइफ ओनली अपॉन द थियोरी दैट हिज इंटेलेक्चुअलिटी लेफ्ट हिम कोल्ड एंड डेड टू द हाई सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। बोला कि देखिए ये इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे कि इनकी इंटेलेक्चुअलिटी जो है ना, इनके इमोशन पर, सेंटिमेंट पर, इनकी फीलिंग पर भारी पड़ गई। मतलब कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली तेज हो जाता है तो उसके अंदर ये जो फीलिंग्स है, लव की, सिंपैथी की, एम्पैथी की, ये सारी भावनाएं कमज़ोर पड़ जाती है, वीक हो जाती है, डोमिनेटिंग हो जाता है इंटेलेक्चुअलिटी। और उसके एग्जाम्पल हमारे ये जॉनसन साहब हैं कि ये ऐसा ही बंदे थे कि इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन जब बात है सेंटिमेंट की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, तब वहाँ पर ये ठंडे पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। और इसीलिए जब आप इनके किसी भी ऐसे को पढ़िएगा ना तो लगेगा कि ये डांट रहे हैं कि क्या तुम फालतू प्यार जैसी चीज़ों में पड़ गए हो, या क्या तुम ऐसे कर रहे हो। या पढ़ाई के ही बारे में ऑन स्टडी नाम का इनका एक ऐसे है, उनको आप पढ़िएगा एक बार, ये बताते हैं किस तरह हमें स्टडी करना चाहिए, ठीक है, इंटेलेक्चुअली साउंड, ठीक है। अच्छा, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि 1605 में पब्लिश किया गया था। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोवम ऑर्गेनम, ठीक है, जो कि एरिस्टोटल के एक फेमस वर्क ऑर्गेनन से इंस्पायर्ड था। अच्छा, ये जो नोवम ऑर्गेनम है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा वर्क है जिसके अंदर, ठीक है, अलग अलग वर्क आते हैं, ठीक है, सॉरी ये नोवम ऑर्गेनम नहीं है, आपका ये है इंस्टोरेटिव मैग्ना, ठीक है, इंस्टोरेटिव मैग्ना। इसके अंदर लगभग 6 वर्क हैं। बेसिकली इनका प्लान क्या था हम बताते हैं आपको। देखिए, ये गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, ठीक है, 12 साल की एज पर, 2 साल पढ़ाई किया, उसके बाद बोला कि तुम्हारा स्कूलिंग सिस्टम बेकार है, फालतू है, ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता है, यहाँ पर कोई फ्रूट ही नहीं हो रहा है, ठीक। अब इन्होंने कहा, ये सोचा कि हम एक वर्क लिखेंगे, ठीक है, एक ऐसा वर्क लिखेंगे जिसमें सारा चीज़ होगा, हर चीज़ होगा, और सिर्फ उस वर्क को जो कंप्लीट कर लेगा और उसमें बताई गई चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेगा, उसको किसी स्कूल, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसी का नाम था इंस्टोरेटिव मैग्ना, द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लर्निंग, द ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रू फिलॉसफी, ये नाम हुआ इसका। ये टाइटल है, लैटिन टाइटल इंस्टोरेटिव मैग्ना, और उसका ये इंग्लिश इक्विवेलेंट है द ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रू फिलॉसफी। तो उनका ये बेसिकली ये मोटा मोटी प्लान था कि हम एक बहुत बड़ा वर्क लिखेंगे जिसका नाम ये होगा इंस्टोरेटिव मैग्ना, और उसी में 6 पार्ट थे टोटल, और उसी 6 पार्ट का एक पार्ट है आपका नोवम ऑर्गेनम। देखिए, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये वर्क है उनका, यही ये वर्क हो गया आपको जो है इंस्टोरेटिव मैग्ना, ठीक, ये बात हो गई। चलिए, तो ये 2 चीज़ के लिए जाने जाते हैं, यही इंस्टोरेटिव मैग्ना, इसमें 6 पार्ट था, ठीक, नोवम ऑर्गेनम उसी का एक पार्ट था, और इनको एसेज के लिए जाना जाता है,
ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे कि हु इज़ नोन फॉर हिज एसेज या हु इज़ नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक एसेज, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन, ठीक। और इनका वर्क हमने देख लिया, नोवम ऑर्गेनम इंस्टिट्यूटिव मैग्ना, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इन द नोवम ऑर्गेनम, ये सब किसका पार्ट था? इसी का, इंस्टिट्यूटिव मैग्ना का पार्ट था। अच्छा, ये जो वर्क है इन्होंने कहा था कि लिखेंगे बहुत बार वर्क जिसमें सारी चीज़ें होंगी, उसको पढ़ने का था, आपको किसी स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्या इनकम्प्लीट था, ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। क्या लगा? टू स्वीप अवे द इन्वॉल्व फिलोसफी ऑफ द स्कूल मैन, यानी कि जो भी स्कूलिंग सिस्टम होगा हम उसको हटा देंगे, एंड द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड टू सब्सटीट्यूट ए सिंगल ग्रेट वर्क विच शुड बी ए कंप्लीट एजुकेशन। क्या लिखा हुआ है कि ये जो आपका स्कूल वाला लफड़ा है, ये जो आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लफड़ा है, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम भैया एक सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेट सिंगल वर्क से, विच शुड बी ए कंप्लीट एजुकेशन। यानी कि हमारा जो ये वर्क है इंस्टिट्यूटिव मैग्ना, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये काफ़ी होगा, ये काफ़ी होगा किस चीज़ में? ना आपको स्कूलिंग के लिए कहीं जाना है, ना ही आपको किसी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, इस वर्क को आप पढ़ लीजिए, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो फ्रांसिस बेकन हो गया एसे के लिए, इंस्टिट्यूटिव मैग्ना के लिए, उसी का जो पार्ट है ये सब आपका द नोवम ऑर्गेनम हो गया, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये हो गया, और ऐसे के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनसे बन सकता है वो ये कि हु इज़ नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल, यहाँ पे आप देख लीजिए एफोरिस्टिक स्टाइल, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन हो गए जो इनसे बनेगा। आगे आते हैं, लैटिन में इनका सारा वर्क है, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो है इंस्टिट्यूटिव मैग्ना है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इसका दूसरा पार्ट है नोवम ऑर्गेनम, ठीक है, जिसका ही इंग्लिश इक्विवेलेंट हुआ न्यू इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इसमें बेसिकली ये किस बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें ये बात क्या करते हैं कि देखिए, हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं ना, तो रीज़न एंड एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे, ठीक है, रीज़न और एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे, लॉजिक से नहीं। तब तक जो मैक्सिमम चीज़ हुआ करता था वो अरिस्टोटेलियन लॉजिक से हुआ करता था कि हम किसी चीज़ को जो है ना सोचेंगे, उस पर लॉजिक लगाएंगे। इन्होंने कहा कि ना 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 ना, अरिस्टोटेलियन तो बर्बाद तो हो तो कर रखो अरिस्टोटलवा, ठीक है। देखो मेरा किताब पढ़ो और तुम लोग किसका इस्तेमाल करो? रीज़न एंड एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करो, मतलब कि किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करो, तब वहाँ से फैक्ट्स इकट्ठा करो, तब उस पर रीजनिंग करो और फिर नॉलेज गेन करो, ठीक है। अच्छा, ये ऐसी फिलोसफी में बिलीव करते थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप बता देता हूँ कि इतने, अब एक तरह समझिए कि ये साइंटिफिक एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना, कि किसी भी चीज़ को हम ऐसे लॉजिक से नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसको एक्सपेरिमेंट से और रीज़न से एक्सेप्ट करेंगे। इस बात को ये मानते थे और इवन अप्लाई भी करते थे। एक बार ये कहीं जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, तो हुआ क्या कि बर्फ़बारी होने लग गई, ठीक है, बर्फ़बारी होने लग गई। तो अब उसी बर्फ़ से इनका कोई एक्सपेरिमेंट करना था, मतलब ये किसी चीज़ को ना एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, कोई चीज़ सीखना चाहते थे। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पढ़ा था मैं, अभी भूल गया। तो हुआ क्या कि उसके लिए ये अपनी गाड़ी को रोके, उससे बाहर प्रिजर्वेशन का कुछ कर रहे थे। हाँ वही कुछ कर, हाँ कि कैसे, सॉरी शायद मीट का देख रहे थे कि हाँ निमोनिया हो गया, हाँ कुछ मतलब कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे कि सॉल्ट से या कुछ से। तो हुआ क्या कि बर्फ़बारी हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करने लग गया बंदा, ज़्यादा देर तक बाहर रह गए, इसकी वजह से जो है इनकी तबीयत खराब हो गई और उसी वजह से ये मर भी गए थे, ठीक है, इसी वजह से ये मर भी गए थे, उसी बर्फबारी में ठंडी लगने की वजह से। तो ये जो थे थॉमस मैकॉले, नहीं हाँ सही नाम बोला है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले पूरा नाम है, जो कि इंग्लैंड में के थे। आप उसका इंडिया में भी नाम सुने होंगे, ब्रिटिश शासन में आप उनका सुनिएगा, खासकर जो ये एजुकेशन सिस्टम में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो उसने लिखा था इसी इंसिडेंट को लेकर के कि एक ऐसा आदमी जिस फिलॉसफी को प्रीच किया करता था उसी की भेंट चढ़ गया, उसी का जो है शहीद हो गया। मतलब बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन ये कहा करते थे कि हर चीज़ को तुम एक्सपेरिमेंट से, रीजन से सीखो, और वही एक्सपेरिमेंट रीजन करते करते ये मर गए। तो कहा कि जिस चीज़ को ये प्रीच किया करते थे वही मर भी गए। अच्छा, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले से याद आया कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इंडिया में भी इनका नाम आप सुनिएगा, जब हिस्ट्री पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री तो इनका नाम जरूर आएगा। इन्होंने ये कहा था कि पूरी इंडिया का जो पूरा इंडियन लिटरेचर है, ठीक है, उसके मुकाबले में इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का सिर्फ एक लाइब्रेरी ही काफ़ी है। मतलब यहाँ का लिटरेचर को बेसिकली फालतू कहा था। और दूसरी बात, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़िएगा तो उसमें आपको बेबिंगटन मैकॉले को ही पढ़ना है। ये ऐसे के लिए जाने जाते हैं, मतलब इन्होंने भी ऐसे लिखा है और प्रोज वर्क लिखा है।
ठीक है, कभी मौका मिले तो मैं इनको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देख लिया हमने, इंस्टॉलेटिव मैग्ना देख लिया, नोवम ऑर्गेनम देख लिया, और कैसे ये रीजन और एक्सपेरिमेंट को दिया करते थे और कैसे मर भी गए यही काम करते करते। ठीक है, इनको इनके एसेज के लिए जाना जाता है मेजरली। ठीक है, बेकन्स फेमस एसेज इज वन ऑफ द वर्क विच विल इंटरेस्ट ऑल स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ही रिगार्डेड लैटिन एज द ओनली लैंग्वेज वर्दी ऑफ ग्रेट वर्क। बताया था ना पहले कि ये कहते थे कि देखो लैटिन ही एक ऐसा लैंग्वेज भैया जिसमें आप कोई ग्रेट वर्क लिख सकते हो, मतलब लैटिन ही ऐसा लैंग्वेज जो कि एक ग्रेट वर्क को लिखने लायक है, बाकी और किसी लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, ये वर्ग आपसे पूछ सकता है कभी कभी, द न्यू एटलांटिस। ठीक है, द न्यू एटलांटिस क्या है भैया, देखिए थॉमस मूर भैया ने इनसे पहले लिखा था यूटोपिया। यूटोपिया में बेसिकली एक ऐसे सोसाइटी की बात की थी जहाँ हर चीज़ परफेक्ट है, सबके राइट्स हैं, सब खुश है। तो ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करता नहीं है, दैट सिंपली इम्पॉसिबल, दैट जस्ट प्योर इमेजिनेटिव वर्क। सो उसी तरह का कुछ वर्क था न्यू एटलांटिस। तो न्यू एटलांटिस में फ्रांसिस बेकन जो है इमेजिन करते हैं कि उस जगह के आदमी, उस सोसाइटी के आदमी ने इनकी फ़िलासफ़ी को अप्लाई कर लिया। कौन सी फ़िलासफ़ी, यही वाली द इंस्टॉलेटिव मैग्ना वाली फ़िलासफ़ी को अप्लाई कर लिया, और अब वो हैप्पीली रह रहे हैं। यही जो है एक तरह से इस द न्यू एटलांटिस का जो है थीम है। तो एक तरह से ये भी यूटोपिया है, यानी कि ऐसी चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, या हो ही नहीं सकती है, या हुई ही नहीं है, उसको हम यूटोपियन बोलते हैं, यूटोपियन नोवेल कहते हैं या यूटोपियन वर्क कहते हैं। तो न्यू एटलांटिस जो है वो भी एक तरह का अपने आप में यूटोपिया है। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रांसिस बेकन की, इनको देख लीजिए आप। इनका जो है ना एक ऐसे ज़रूर पढ़िएगा, खासकर ये ऑन लव, ऑन फ्रेंडशिप, और एक आता है ऑन स्टडीज़। ये 3 जरूर आप पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे सीखने को भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। अगला नाम आता है हमारा रिचर्ड हुकर का, ये मैंने राइटर हैं। इनका वर्क है द लॉज ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। बस इनको आप इसी वर्क से जानिएगा, बाकी इनका कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है। ये एक वर्क है जो कि आपको पूछ सकता है, द लॉज ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। सर फिलिप सिडनी, जिनको हमने पहले देख लिया है, एस्ट्रोफेन स्टेला में देखा है। ठीक है, ये फिलिप सिडनी वाले। अच्छा एक बात बताइए, फिलिप सिडनी के डेथ पर, ठीक है, एडमंड स्पेंसर ने एक एलेजी लिखी है, उसका नाम बताना है। इंडीमियन लिखा है। इंडेमियन, हाँ शायद ऐसे ही कल भी कुछ था। लगाइए दिमाग लगाइए। आप देख लीजिएगा, नोट्स में ये जरूर मेंशन होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिलिप सिडनी ने पोइटिक वर्क लिखा है बहुत सारा, ठीक, लेकिन अभी हम प्रोज वर्क को देख रहे हैं। तो इनका आर्केडिया, ठीक है, आर्केडिया ये वर्क है। अच्छा, आर्केडिया बेसिकली किया गया था कि ये अपनी बहन के लिए लिखा था, आर्केडिया, ठीक है, अपनी बहन के लिए लिखा था। और इनकी बहन फिलिप सिडनी, मैरी सिडनी नाम था, इनकी बहन का नाम था मैरी सिडनी। फिलिप सिडनी है, इनकी बहन का नाम था मैरी सिडनी। तो उनको किसी बंदे से जो है ना लव था, प्यार था बेसिकली। तो फिलिप सिडनी ने अपनी बहन के लिए आर्केडिया लिखा, ठीक है। अब बोला कि देखो भैया, तुम जो है इस लड़की, यार ये अच्छा लड़का नहीं है, ये शादी ब्याह मत करो, क्या फालतू का प्यार के चक्कर में पड़े हो, फ्रांसिस बेकन का ऐसे वैसे पढ़ो, नहीं प्यार करना है तुमको, नहीं हम करेंगे। फिर तुम करोगे, हाँ करेंगे। बोले ठीक है कर लो शादी। तो कर लिया। तो इन्होंने जो लिखा था आर्केडिया, उसको जला ही दिया कि देखो हम जो लिखे थे तुम्हारे लिए, मना कर रहे हैं तुमको कि उस लड़का से नहीं करो शादी, कर लिए ना, जला दिया। लेकिन संयोग से जो है इनकी बहन ने एक कॉपी को बचा लिया था, तो उसी को जो है ना फिर उसमें कुछ कुछ चेंज करके पब्लिश किया गया। तो ये जो आर्केडिया है वो फिलिप सिडनी ने अपनी बहन के लिए, मैरी सिडनी के लिए लिखा था। अगला वर्क है इनका डिफेंस ऑफ पोइजी। इसी का एक और नाम है, बताइए क्या, अपोलॉजी फॉर पोइट्री नाम है। 3 चीज़ है जो कि आपके दिमाग को ख़राब कर सकती है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्क, द डिफेंस ऑफ पोइजी, सर फिलिप सिडनी का है, ठीक है, क्रिटिकल वर्क है, ठीक है, लिटरेरी ऐसे है, मतलब लिटरेचर के बारे में बेसिकली है। इसी का दूसरा नाम है अपोलॉजी फॉर पोइट्री। अपोलॉजी फॉर पोइट्री, APOLOGI फॉर पोइट्री, ध्यान रखना है। डिफेंस ऑफ पोइजी, ये इसी का दूसरा नाम है अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ठीक है। और एक PV शेल्ले, शैतान बनेगी रे तुम, रुक जाइए 1 मिनट आप लोग। कैसे लगा दी वीडियो कॉल देखिए।
ले मुड़ी नगर ले, बात कर रही है कहीं और, हाँ सॉरी। चलिए तो इनका देख लिया हमने, डिफेंस ऑफ पोइजी या अपोलॉजी फॉर पोइट्री। और एक पीबी शैले का वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री करके है, डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन जरूर होगा, अगर पूछ लिया तो अच्छे से कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। और चूंकि डीपीएससी में ऑप्शन ई भी होता है, ध्यान रखना है। डिफेंस ऑफ पोइजी जो है वो लिखेगा, मतलब लिखा हुआ है सर फिलिप सिडनी का, और इसी का दूसरा नाम है अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ठीक। और डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में पीबी शैले, पर्सी बाय शैले का वर्क है, इसी को ध्यान में रखना है, ठीक। इसको याद रखने का ये तरीका है कि पर्सी बाय शैली जो है वो देखिए दो वर्ड है, एक अपोलॉजी है, ठीक है, एक डिफेंस है। तो अपोलॉजी का मतलब था कि माफ़ी मांगते हैं तुमसे, मतलब हम एक याद करने का तरीका बता रहे हैं, वर्क के बारे में नहीं बता रहे हैं। और डिफेंस मतलब क्या होता है, बचाव करना, ठीक है। तो जो पर्सी बाय शैली थे वो रोमांटिक पोइट थे, तो कोई भी पोइट पोइट्री का बचाव ही करेगा ना, वो माफ़ी थोड़ी मांगे कि गलती हो गई भैया अब नहीं लिखेंगे पोइट्री, माफ़ कर दीजिए, नहीं, वो बचाव करेगा, पोइट है तो डिफेंस मतलब बचाव करना होता है, तो डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है। इस तरह आपको याद हो जाए कि डिफेंस ऑफ पोइट्री, यानी कि पीबी शैले जो है पीबी शैले पी से पोइट्री पोइट थे, तो वो पोइट का बचाव ही करेंगे, ठीक है, पोइट्री का बचाव ही करेंगे, तो डिफेंस करेंगे, तो डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 की लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। वॉल्टर राले, इनका ये वर्क है डिस्कवरीज ऑफ गुइना एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्क कभी कभी पूछ लेता है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बाकी अगला वर्क है हमारा जॉन फॉक्स का बुक ऑफ मार्टर्स, ठीक है, बुक ऑफ मार्टर्स। अच्छा, इसका दूसरा एक टाइटल था, बुक ऑफ मार्टर्स का जो टाइटल था वो था इंसिडेंट्स करके कुछ ऐसा था, याद नहीं आ रहा है, हमको बता देंगे हम बाद में। तो ये बुक ऑफ मार्टर्स है, जॉन फॉक्स की लिखी हुई किताब है, ठीक। दो हिस्टोरियन थे, विलियम कैम्पडेन एंड जॉन नॉक्स करके, ठीक है। कैम्पडेन का ब्रिटानिया, ठीक है, जॉन नॉक्स का हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड, फिर मेजर वर्क नहीं है, माइनर वर्क है। रिचर्ड हैकलिट पढ़ेंगे इसको, हैकलूट नहीं, रिचर्ड हैकलिट, उनका एक वर्क है ये प्रिंसिपल नेविगेशन वॉयजेस एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन, ठीक है, या इसको सिंपली बोला जाता है वॉयजेस, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है कि रिचर्ड हैकलिट का जो वर्क है वो सीधे वॉयजेस के नाम से जाना जाता है कभी कभी। ये पूरा इनका टाइटल हो गया, या सीधे पूछा कि हु हैज़ रिटन वॉयजेस, तो वो होगा रिचर्ड हैकलिट, या रिचर्ड हैकलिट इज़ फेमस फॉर द वर्क वॉयजेस, ठीक। सैमुअल परचाज, इनका ये वर्क है परचाज हिज पिलग्रिमेज। थॉमस नॉर्थ, इनको पहले ही देख चुके हैं, प्लूटार्क के लाइफ को जो है ट्रांसलेट किया था। अमंग द ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन एज सर थॉमस नॉर्थ इज मोस्ट डिजर्विंग ऑफ नोटिस बिकॉज ऑफ हिज वर्जन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स, है ना। ये जो प्लूटार्क का लाइव्स था जिसमें अलग अलग पीरियड के अलग अलग पोइट्स के लाइफ को, बायोग्राफी को लिखा गया था, उसी का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन सर थॉमस नॉर्थ ने किया था। फ्रॉम विच शेक्सपियर टुक द कैरेक्टर्स ऑफ एंड मेनी ऑफ इंसिडेंट्स फॉर 3 ग्रेट रोमन प्लेज, यानी कि जो आपको 3 ग्रेट रोमन प्ले है, ठीक है, जिसमें से कोरियोलानस भी है, उसमें जो है आपको जो लिया गया है मटेरियल, कैरेक्टर, प्लॉट, कंटेंट, ये सब थॉमस नॉर्थ के इसी लाइव से लिया गया है, ठीक है। यानी कि प्लूटार्क जो है वो रोम के थे, इससे ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो हो गया हमारा एलिजाबेथ पीरियड में जितने मेजर वर्क थे और जितने मेजर पोइट थे। अभी भी बहुत सारे राइटर हैं, प्ले राइट्स हैं, पोइट्स हैं, बहुत सारे वर्क हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ये सब का सब जो है मेजर वर्क हो गया, मतलब 80 to 90% ऑफ टाइम में जो है इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, बड़े एग्जाम की आप तैयारी करो ये जैसे, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन तैयारी के लिए इतने प्ले राइट्स को, इतने राइटर को पढ़ना इनफ होगा, ठीक है। और उनके मैक्सिमम वर्क को भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे एलिजाबेथ पीरियड की। अब उसकी समरी को हम देख लेते हैं और फिर से एक बार जो डीप डिटेल्स है उनको देख लेंगे, ठीक है। द पीरियड इज जनरली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर लिटरेचर, देख चुका है हम देख चुके हैं कि कैसे ये सबसे ग्रेट पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। हिस्ट्रिकली वी नोट इन द एज द ट्रिमेंडस इम्पेरियस रिसीव्ड फ्रॉम रेनेसांस, हमने देखा था कि रेनेसांस फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में, जब कॉन्स्टेंटिनोपल को जो है तुर्क ने कब्जा कर लिया था महमद सुल्तान ने, तो क्या हुआ था कि वहाँ से बहुत सारे स्कॉलर दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, अलग अलग जगह, इटली चले गए, फ्रांस चले गए, कहाँ चले गए, तो इससे रेनेसांस आया, ठीक है। और ये एक रीजन हो गया, और एक रीजन ये भी था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, इसी एलिजाबेथन पीरियड में भी जो है ना एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड हुआ,
यानी कि आपको देख रहे होंगे कि कोलंबस घूम रहा है अमेरिका में, ठीक है, वास्को डिगामा घूम रहा है इंडिया में, और भी अलग अलग जगह से, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर का आप नाम सुने होंगे, वो सब इसी एज में आपको मिलेंगे। तो एलिजाबेथन पीरियड में एक तो जो ड्राइविंग फोर्स था वो आपका रेनेसांस हो गया भैया, ठीक है। और दूसरा ये था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर जो है ना इस पीरियड में बहुत सारे अलग अलग नेशंस को जो है एक्सप्लोर किया गया यूरोपियन नेशन के ज़रिए। इससे भी क्या हुआ कि लिटरेचर को इनको इम्पेटस मिला, ठीक है। आगे चलते हैं। सच एन एज ऑफ थॉट, फीलिंग एंड विगर्स एक्शन फाइंड्स बेस्ट एक्सप्रेशन इन द ड्रामा। मतलब देखिए जो ड्रामा है इन सब चीज़ों का एक्सप्रेशन जो है ड्रामा में सबसे बेहतर तरह से हो पाता है। हाँ रिटन है दैट्स ओके, आप पढ़ करके इंजॉय कर सकते हैं, पढ़ करके फील ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आंखों के सामने एक्ट किया जा रहा हो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो ज़्यादा इंप्रेसिव होती है, वो ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है, वो ज़्यादा अमेजिंग होती है, वो ज़्यादा तो ये कितना बोलेंगे। एंड द पावरफुल डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, ठीक है। इसी वजह से इस पीरियड में ड्रामा का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। कल्मिनेटिंग इन शेक्सपियर, कल्मिनेट का मतलब होता है कि टॉप पर चला जाना, कि ड्रामा स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी बिट्स वगैरह से, क्रिस्टोफर मार्लो से, और कल्मिनेट कर गया शेक्सपियर, मतलब वो टॉप पर चला गया, मतलब वो क्लाइमैक्स हो गया। विलियम शेक्सपियर का एज जो है मतलब उन्होंने ड्रामा को टॉप पर ले जा करके रख दिया। कल्मिनेट मतलब यही होता है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक एलिजाबेथन पीरियड, मतलब यही सारी चीज़ है कि ड्रामा का जो डेवलपमेंट है, मेजर डेवलपमेंट, और विलियम शेक्सपियर पे आकर कल्मिनेट करना, ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है एलिजाबेथन पीरियड का। दो द एज प्रोड्यूस्ड सम एक्सीलेंट प्रोज वर्क्स, ठीक है। प्रोज वर्क यानी कि ऑब्वियस बात है, हमने देखा कि सारा प्रोज वर्क ही था। इट इज़ एसेंशियली एन एज ऑफ पोइट्री, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि जैसे फ्रांसिस बेकन, बेन जॉनसन जैसे लोग थे, फ्रांसिस बेकन ने प्रोज वर्क लिखा और भी बहुत सारे प्रोज वर्क लिखा है। तो ऐसा नहीं कि इस टाइम में खाली प्रोज वर्क लिखा गया या प्ले लिखा गया, ड्रामा लिखा गया, ऐसा नहीं। पोइट्री भी लिखा गया है, ठीक है। एंड द पोइट्री इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स वैरायटी, ठीक है, वैरायटी के लिए रिमार्केबल है। इट्स फ्रेशन के लिए, इट्स यूथफुल एंड रोमांटिक फीलिंग। बोथ द पोइट्री एंड द ड्रामा वर परमीटेड बाई इटालियन इन्फ्लुएंस। ये देखिए कि इस टाइम पीरियड में, एलिजाबेथन पीरियड में जो मेन इन्फ्लुएंस रहा है वो आपका क्या रहा है, इटालियन इन्फ्लुएंस रहा है। इटालियन हमने देख लिया था। ये रेनेसांस की जो शुरुआत भी है वो इटली से ही हुई थी। क्वेश्चन आता है कि इन विच कंट्री डिड द रेनेसांस स्टार्ट, तो इसका आंसर होगा इटली से होगा, ठीक है। अच्छा, इटली में जो है रेनेसांस पहले स्टार्ट हो गया था 14वीं सेंचुरी में ही। ये आपको दिखेगा, इंग्लैंड तक आते आते देर लगा है, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में एंटर किया है, लेकिन इटली में जो है 14वीं सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक। अच्छा, ये जो इटालियन इन्फ्लुएंस है चौसर के टाइम से ही डोमिनेट था, ठीक है। द लिटरेचर ऑफ दिस एज इज ऑफन कॉल्ड द लिटरेचर ऑफ द रेनेसांस, ठीक है। इस एलिजाबेथन पीरियड की हम लिटरेचर को लिटरेचर ऑफ रेनेसांस कहते हैं। दो एज वी हैव सीन द रेनेसांस इटसेल्फ बिगन मच अर्लियर, कि देखिए हम एलिजाबेथन पीरियड के लिटरेचर को रेनेसांस पीरियड का लिटरेचर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी टाइम में रेनेसांस हुआ। रेनेसांस क्या है, बिगन मच अर्लियर, बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। एंड फॉर सेंचुरी एंड हाफ एडेड वेरी लिटिल टू आवर लिटरेरी पोजीशन, कि देखिए पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन आने वाले 100-150 साल तक हमारे पास, इंग्लैंड की बात हो रही है इनफैक्ट, कुछ ऐड नहीं हुआ था। उसके बाद जब मेजर फोर्स है रेनेसांस का, तब जा करके जो है आपको विलियम शेक्सपियर जैसी चीज़ें, जैसे प्ले राइट आपको हुए, ठीक है, वो एलिजाबेथन पीरियड में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। द नॉन ड्रामेटिक पोइट्स, दैट इज पोइट्स हु डिड नॉट राइट फॉर स्टेज, मतलब बहुत सारे ऐसे जो है आपको ड्रामेटिक पोइट भी, नॉन ड्रामेटिक पोइट मिल जाएंगे जिन्होंने स्टेज के नहीं लिखा है, मतलब उन्होंने प्ले ड्रामा वगैरह नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे आपको एडमंड स्पेंसर मिल जाएगा, इन्होंने कोई भी प्ले नहीं लिखा है। शेफर्स कैलेंडर अगेन पोइटिक वर्क, ठीक है। फेरी क्वेरी अगेन पोइटिक एलिग्रिकल वर्क, ठीक। तो ये सब जो है आपको नॉन ड्रामेटिक पोइट मिल जाएंगे, ठीक है। चैपमैन इज नोटेड फॉर इज कंप्लीशन ऑफ मार्लोस पोएम, देखा है हमने मार्लोस पोएम, कौन सा, हीरोइन लिएंडर, चैपमैन ने, चैपमैन इज नोटेड फॉर इज कंप्लीशन ऑफ मार्लोस पोएम, हीरोइन लिएंडर। ये देखिए यहाँ नाम भी लिखा हुआ है कि चैपमैन को याद किया जाता है मार्लो के अनफिनिश्ड पोएम को फिनिश करने के लिए, हीरोइन लिएंडर। एंड फॉर इज ट्रांसलेटेड होमर, है ना, होमर्स इलियड, ठीक। सिडनी, फिलिप सिडनी देख लिया हमने, बिसाइड्स हिज पोइट्री किया है सिडनी ने, ठीक है। रोट हिज प्रोज रोमांस आर्केडिया, ये देखिए आर्केडिया लिखा है, हमने देख लिया अभी ऊपर में कि फिलिप सिडनी का जो है आर्केडिया लिखा हुआ है। डिफेंस ऑफ पोइजी हमने देखा है, जिसका दूसरा नाम है अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, ठीक है। और ये जो है आपका डिफेंस ऑफ पोइजी, ये अर्लिस्ट क्रिटिकल एसेज है। क्रिटिकल एसे मतलब लिटरेचर को कैसे क्रिटिसाइज किया जाए, उसकी अच्छाई बुराई को कैसे बताया जाए, उसको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए,
उसका बेस क्या होगा, दूसरी चीज़ है, उसी को हम क्रिटिकल एसे बोलते हैं या क्रिटिकल राइटिंग बोलते हैं। क्रिटिसिज्म एक अपने आप में एक बड़ा पार्ट ही हो गया। जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर 20 से 22 क्वेश्चन या 15 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्रिटिसिज्म से आते हैं। ठीक, ये सारी बात हो गई हमारा इसकी बात। ठीक, आगे आते हैं। आवर फर्स्ट प्ले राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, हमने देख लिया है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, निकोलस रुडाल का फर्स्ट ट्रू कॉमेडी गैमर गर्टन्स नीडल, एंड फर्स्ट ट्रेजेडी आपका गॉर्बोटक, जिसको हम फ्रेक्सन पोलक्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्टन और सैकविल ने लिखा है। ठीक है, शेक्सपियर प्रेडिसेसर मतलब पहले आने वाले, लिली हमने देख लिया, केड, ये सब बेसिकली यूनिवर्सिटी बीट्स की बात हो रही है। यूनिवर्सिटी बीट्स जो है वो विलियम शेक्सपियर के प्रेडिसेसर्स थे, मतलब इनसे पहले इन लोगों ने काम कर लिया था। ठीक है, द टाइप्स ऑफ ड्रामा विथ विच दे एक्सपेरिमेंटेड, यानी कि इन लोगों ने ड्रामा पर बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, द मार्लोस्क जानते हैं क्या होता है? मार्लोस्क का मतलब होता है कि बेसिकली जो स्टोरी है वो किसी एक मेजर कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, मतलब वो इसे सेंटर में होगा, वन माइंड टाइप है ना, वन माइंड टाइप। और ट्रेजेडी ऑफ पैशन मतलब पैशन के लिए मर जाएगा। डॉक्टर फॉस्टर्स नॉलेज का पैशन लिए मर गया। जी ऑफ माल्टा पैसे के लिए मर गया। ठीक है, बराबास जो है बेसिकली जी ऑफ माल्टा में जो है आपको बराबास का कैरेक्टर मिल जाएगा। ठीक, टेम्बुलिन पावर का पैशन लिए मर गया, टेम्बुलिन द ग्रेट, जिसमें टिमोर द टार्टर का कहानी है। तो जो क्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क है, 4 वर्क बेसिकली, उसमें आपको मार्लोइस्क दिखेगा, मतलब कि वन माइंड टाइप है, यानी कि एक ही कैरेक्टर के अराउंड जो है सारी चीज़ें चल रही है, स्टोरी रिवॉल्व हो रहा है, और वो भी पैशन का मारा है। ठीक है, किसी न किसी वजह से जो है बर्बादे हो जा रहा है, ग्रीडी कहिए आप एक तरह से, चाहे वो नॉलेज का ग्रीडी हो या पावर का ग्रीडी हो या पैसा चाहिए। ठीक है, ये सारी बात हो गई। द पॉपुलर क्रॉनिकल प्लेज, द डोमेस्टिक ड्रामा। ठीक है, क्रॉनिकल प्ले अभी बताए ही हैं, क्रॉनिकल प्ले क्या होता है। डोमेस्टिक ड्रामा मतलब ऐसा ड्रामा जिसमें लाइफ रियल लाइफ को, डेली लाइफ को जो है ना डिपिक्ट किया जाओ। द कोर्ट और लिलियन कॉमेडी, कोर्ट कॉमेडी यानी कोर्ट के बारे में वहाँ बताया जाएगा। लिलियन कॉमेडी जॉन लिली, आप जान रहे होंगे, यूफियस। ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी, अच्छा लिलियन कॉमेडी में है आपको रोमांटिक फीलिंग भी दिखेगा। जो लिलियन कॉमेडी जब आप यूफियस वगैरह के बारे में पढ़िएगा, या लिलियन कॉमेडी इंडेमियन पढ़िएगा, इंडेमियन हमने देखा था कि जॉन लिली का जो वर्क है वो इंडेमियन भी है, तो उसमें आपको रोमांस भी दिखेगा। ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी हो गया, ट्रेजेडी हो गया, क्लासिकल प्ले हो गया, ये सारी बात हो गई। मेलोड्रामा का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा कर दिया, उसको मेलोड्रामा बोलते हैं। ठीक है, मार्लो इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर प्रेसिडेंट्स, कि जो शेक्सपियर के प्रेसिडेंट्स हैं उसमें मार्लो का सबसे ज़्यादा नाम है, मतलब सबसे अच्छा जो है वर्क लिखा है। यूनिवर्सिटी बिट्स में भी जो है आपको जो प्रोमिनेंट फिगर मिलेगा वो आपको क्रिस्टोफर मार्लो ही मिलेंगे। ठीक है, हिज 4 प्लेज फिर से टेम्बुलिन हो गया, फास्टस हो गया, द जी ऑफ माल्टा हो गया, एंड एडवर्ड सेकंड हो गया। ठीक, तो ये मार्लो हो गया, हीरोइन एक पोएटिक वर्क हो गया। ठीक, शेक्सपियर सक्सेसर का मतलब बाद आने वाला, यानी कि शेक्सपियर के जो सक्सेसर्स थे, बेन जॉनसन देख लिया हमने। ठीक है, द साइलेंट वुमेन, वॉल्पोन, द अल्केमिस्ट, ये सारा कॉमेडी है। और ये कैटलिन सेजानस, ये ट्रेजेडी है। ब्यूमेंट एंड फ्लेचर को आगे हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली इन्होंने एक साथ मिल करके, या तो इन्होंने एक साथ मिल करके काम किया, दोनों एक ही साथ, अकेला नहीं, या फिर विलियम शेक्सपियर को फ्लेचर ने दूसरे प्ले में कोलैबोरेट किया है। जॉन वेबस्टर देख लिया हमने, द डचेस ऑफ मालाफी, द वाइट डेविल। थॉमस मिडिल्टन, थॉमस हेवुड का एक वर्क है, शायद लेवियाथन है, एक मिनट देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन लेवियाथन, एक अच्छा वर्क है, भूल गया थी, ये तो हेवुड का ही है एक वर्क। हु हैज़ रिटन लेवियाथन, LEVIATHAN, लेवियाथन वर्क, मैं बुक लिख देता हूँ, लेवियाथन बुक हेवुड का ही है। ऐसे थॉमस हॉब्स का वर्क है लेवियाथन। ठीक है, हेवुड का नहीं है, दिमाग से निकल जाते हैं बहुत सारी चीज़। ठीक है, थॉमस डेकर हैं हमारे। ठीक है, ये सारा जो है विलियम शेक्सपियर के सक्सेसर है, मतलब इनके बाद आने वाले हैं। बेन जॉनसन प्रोमिनेंट है। ठीक है, वेबस्टर देख लिया हमने, उनका 2 वर्क। ठीक है, ये सारा हो गया। रैपिड डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, अच्छा विलियम शेक्सपियर के बाद जो है ड्रामा का जो है ना डिक्लाइन हो गया। बेन जॉनसन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ग्रुप, देख लिया कि बेन जॉनसन जो है इन ग्रुप के जो है, यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो सक्सेसर हैं, इनके आने वाले बाद के जो राइटर हैं उसमें सबसे प्रोमिनेंट आपको बेन जॉनसन मिलेंगे। ठीक है, अब बहुत आगे चल के आपको सैमुअल जॉनसन मिलेंगे, घबराना नहीं है। हिज चीफ कॉमेडीज, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और एक और है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। द साइलेंट वुमेन, जिसका नाम एपी सीन भी है। द अल्केमिस्ट, ठीक है, और
एक वॉल्पोनिया जिसको द फॉक्स भी बोलते हैं, और 2 ट्रेजिडी है आपका सेजनस एंड कैटलीन। तो ये बेन जॉनसन की बात होगी। द प्रोज राइटर्स ऑफ होम बेकन इज़ द मोस्ट नोटेबल। प्रोज राइटर में जो है थॉमस मिल्टन वगैरह भी आते हैं, लेकिन बेकन को सबसे प्रोमिनेंट प्लेस दिया जाता है। हिज चीफ फिलोसफिकल वर्क इज द इंस्टॉइटिव मैग्ना। देख लिया हमने, इनकम्प्लीट था इंस्टॉइटिव मैग्ना, 6 पार्ट में था, विच इंक्लूड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। 1605 में ये वर्क पब्लिश हुआ था, इसको आप याद रखिए। इसका पब्लिकेशन टाइम जो है पूछ सकता है। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग का जो है पब्लिकेशन वर्क है, टाइम है 1605, मैंने 1605। एंड नोवम ऑर्गेनम सेकेंड वर्क था, ये इंस्टॉइटिव मैग्ना का दूसरा पार्ट था। बट ही इज़ नोन टू लिटरेरी रीडर्स बाय हिज फेमस एसेज। ऐसे की बात देखिए, इन सब का ये वर्क है, लेकिन आप अब नॉर्मली जब फ्रांसिस बेकन की बात करिएगा तो दिमाग में ऐसे ही घूमेगा, क्योंकि इनका मेजर वर्क है जिसपे इनका फेम जो है लाई करता है, मतलब जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, वो एसेज ही है इनका। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार ऐसे देख, इनका एक बार ऐसे का समरी देख लीजिएगा। ऑन लव, ऑन फ्रेंडशिप नहीं देगा तो ऑन मैरिज में देख लीजिएगा एक बार, और ऑन स्टडीज़ देख लीजिएगा, ये तीनों। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में है, और इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये पूछ ही लिया था बीच में, द लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। इसी फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी को उठा लिया किसने? विलियम फॉकनर ने शायद, और उन्होंने एक नॉवेल लिख दिया। तो वो भी वर्क जो है लाइन वो मैकबेथ से लिया गया। और ये ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, कि सारा दुनिया का, पूरी दुनिया जब एक स्टेज है। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर, सारे हम सब लोग यहाँ प्लेयर हैं। प्लेयर मतलब कि एक्ट करने हैं, अपना पार्ट एक्ट करेंगे, मर जाएंगे फिर। ये लिखा गया है एज यू लाइक इट से, ठीक। बताइए उस टाइम में ऐसी बात कही जा रही है। ऑब्वियसली वॉज इंटेलेक्चुअली गुड। दिस वॉज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। हमने देख लिया है कि ये गोल्डन एज था। राल्फ डोस्टर, ठीक है, अबाउट 1552 के आसपास में जो है निकोलस उडाल ने इसको लिखा था। बेसिकली फर्स्ट प्ले हमारा माना जाता है। निकोलस उडाल स्कूल मास्टर थे, ठीक। गॉरबोडक 1561 के आसपास बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल, ठीक है। फॉरेक्स एंड पेरेक्स गॉरबोडक का दूसरा नाम, ठीक है। फर्स्ट कॉमेडी और फर्स्ट ट्रेजेडी, यानी कि ये हमारा फर्स्ट ट्रेजेडी था गॉरबोडक, ठीक है। आगे स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड का है, ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रोटैगोनिस्ट है वो हेरोनिमो है, इसको आपको याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कैरेक्टर भी पूछ लिया है टीआरई में। तो कुछ कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर के बारे में हमको फिर से पढ़ना ही है, जितने मेजर वर्क हैं कम से कम 100 से ऊपर ही होगा, उन सब के कैरेक्टर को हमको पढ़ना ही है। कम से कम 3 से 4 प्रोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब जो प्ले का या वर्क का जो है मेजर कैरेक्टर होता है, उसको सबको हमको पढ़ना ही पड़ेगा एक बार फिर से। तो इसी तरह थॉमस किड की स्पेनिश स्ट्रेटेजी का जो प्रोटैगोनिस्ट है बेसिकली वो हेरोनिमो है, ठीक है। मार्लोज हीरोज आर लार्जर देन लाइफ, एग्जैजरेटेड बोथ इन देयर फॉल्ट्स इन देयर क्वालिटीज़। ये देखिए, इसीलिए मार्लोस को बोला गया है इनके वर्क को, कि जो मार्लो के हीरो है वो क्या है, लार्जर देन लाइफ है, यानी कि जो रियलिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, फेंक दिया है, डिंग मारना एक तरह से कहिए, ठीक है। चाहे उनकी बुराई में हो या उनकी अच्छाई में हो, अगर उनकी बुराई को बताई जा रही है तो उनकी बुराई को इतना ज़्यादा बुरा बोल दिया जाता है, इतना बुरा बोल दिया जाता है, ठीक है, कि एग्जैजरेशन शो होने लगता है। या अगर उनके अंदर कोई अच्छाई है तो इतनी अच्छाई बोल दिया गया, ठीक, कि वो भी एग्जैजरेशन हो गया। मार्लोस का मैंने देख लिया, ठीक। और वन मैन प्ले कहा जाता है। दे वॉन्ट टू कंकर द होल वर्ल्ड, ठीक। अब देखिए अलग अलग इनके अलग अलग प्ले का जो है बताया गया कि जैसे टेम्बोलिन में जो बताया गया है वो एग्जैजरेशन क्या हो गया, दे वॉन्ट टू कंकर द होल वर्ल्ड, यानी कि जो टिमोर द टार्टर है जिसकी कहानी है बेसिकली वो पूरी दुनिया को ही कंकर करना चाहता है। टू अटेन लिमिटलेस वेल्थ, बारबस की बात हो रही है, जी ऑफ माल्टा में जो बंदा है वो पैसा देने वाला बेसिकली आप कहिए, ठीक, सूद पर लगाने वाला, वो लिमिटलेस वेल्थ, वो चाहता है कि पैसा ही पैसा हो मेरे पास, ठीक है। एक जी ऑफ माल्टा में एक जगह जो है ना आपको मिलेगा किसी एक्ट में कि वो रूम में घुसता है, ठीक है, और बोलता है कि इस रूम में मेरे पास इतना पैसा मेरे पास गिनने का टाइम नहीं है, ठीक, इस तरह का आपको मिलेगा जी ऑफ माल्टा में। तो क्या है, टेम्बोलिन में उसको पूरा दुनिया ही कंकर करना है, एग्जैजरेशन हो गया, फेंक दिया, ठीक है। बरबास को द जी ऑफ माल्टा में क्या है, बहुत ज़्यादा वेल्थ चाहिए, ये भी एग्जैजरेशन हो गया। और डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है, जो कि चाहता है कि हमको बहुत ज़्यादा पूरा नॉलेज ही हमको, ऑल नॉलेज, पोजेस ऑल नॉलेज, तो ये क्या है, एग्जैजरेशन है बेसिकली। तो इसीलिए इनके प्ले को जो है वन मैन प्ले कहा जाता है, या जो इनका जो स्टाइल है उनको मार्लोस कहा जाता है। इस तरह आपको काफका एस्क पढ़ाया जाएगा आगे चल के, जब वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें। फ्रांज काफका एकदम गजब बंदा था,
तो इस तरह मार्लो एस्क हो गया, ठीक है। शेक्सपियर्स कॉमेडी, शेक्सपियर्स कंपनी, द लॉर्ड चैम्बरलिन्स, ये था जिसको लास्ट में द किंग्समैन कहा गया, ठीक है। ये शेक्सपियर की अपनी कंपनी थी। और इससे पहले जो हमने देखा था द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स, वो उसमें उनका पार्ट था, शेयर था, इन्वेस्ट किए हुए थे। लेकिन ये शेक्सपियर की अपनी कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलिन, जिसको लास्ट में द किंग्समैन कहा गया था, ठीक है। अच्छा, आप फिर से बता दीजिए, अभी बताए हैं कि पहला जो थिएटर था उसका नाम क्या था, उसको किसने खोजा था और कब? बताइए। आप लोग हैं भी कि नहीं? 1576 में हाँ, द ठीक है, थिएटर नाम से। ठीक है, ठीक। बंदा का नाम बताइए। नाम याद नहीं आ रहा है। जेम्स बर्बेज। हाँ, जेम्स बर्बेज, ठीक। जेम्स बर्बेज, ठीक है, गुड। ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए बार बार रिपीट करवा रहे हैं। जेम्स बर्बेज जी, जेम्स बर्बेज, द थिएटर 1576, और उसे ठीक 2 साल पहले जो है परमिट मिल गया था। ये हो गया। शेक्सपियर की अपनी कंपनी का नाम है लॉर्ड चैम्बरलिन। अच्छा, एक पिछले क्लास में हम एक चीज़ बताए थे कि विलियम शेक्सपियर जब लंदन आए थे, ठीक है, तो एक हिरन को मार दिए, जैसे हमारे सल्लू भाई हैं ब्लैक बक को मार दिए थे, उसी तरह विलियम शेक्सपियर भी जो है एक हिरन को जो है मार दिए थे। तो जिसके गार्डन में मारे थे उस बंदा का नाम बताना। लूसी था क्या? हाँ, लूसी था, थॉमस ठीक है, लूसी थॉमस लूसी नाम था। थॉमस लूसी। ठीक, आगे चलते हैं। बेकन से एसेज द्वारा पब्लिश इन 1597। बेकन का जो एसे है 1597 में पब्लिश हुआ था। अच्छा, ये पहला पब्लिकेशन है, इसके बाद बहुत सारे अलग अलग वॉल्यूम में जो है पब्लिश हुई है, ठीक। थॉमस मूर ने यूटोपिया लिखा 1516 में, ठीक है, लैटिन में था। अच्छा, यूटोपिया के बारे में बता दिए कि एक ऐसा लैंड, ठीक है, जिसमें हर चीज़ परफेक्ट हो, ऐसी सोसाइटी जिसमें हर चीज़ परफेक्ट हो। अच्छा, यूटोपिया ही जैसा बेन जॉनसन का एक वर्क है, इसका नाम बताइए, जिसके लोगों ने उसकी फिलॉसफी को अडॉप्ट कर दिया है, अडॉप्ट कर लिया इनफैक्ट, द न्यू अटलांटिस, ठीक। हाँ, दे दिया करके। अगला रिचर्ड हैकलिट। हैकलिट का ये ए डिस्कोर्स कंसर्निंग द वेस्टर्न प्लांटिंग, इसको शायद बोला जाता है पहला वर्क ऑन प्लांट्स, यानी कि इससे पहले कोई भी प्लांट के बारे में कोई वर्क नहीं लिखा गया था, यानी पेड़ पौधों के बारे में, जूलॉजी एक तरह से आप कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, रिचर्ड हैकलिट का जो है हम वॉयजेस भी देखे थे, किधर गया हैकलिट, ये रहा, है ना, रिचर्ड हैकलिट का वॉयजेस भी देखे थे, ठीक। और इधर एक ये जूलॉजिकल वर्क है, ठीक है, ए डिस्कोर्स कंसर्निंग द वेस्टर्न प्लांटिंग, द डिस्कवरी ऑफ गुइनिया एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय सर वॉल्टर राले, इनका 2 वर्क है, ये माइनर पॉइंट है ये सब, ठीक है। अच्छा, ये रॉबर्ट ग्रीन, याद होगा आपको, ऑटोबायोग्राफी पैम्पलेट लिखा था बेसिकली, अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, ठीक है, जिसमें विलियम शेक्सपियर को अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स कहा था। अप स्टार्ट का मतलब होता है, अभी 1 से 2 दिन पहले वर्ड ऑफ द डे में आपको दिखा होगा, अप स्टार्ट मतलब ऐसा बंदा जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, जो नया हो, अभी स्टार्ट ही किया हो और थोड़ा फेमस हो गया हो, तो उसी को देख करके इसका रॉबर्ट ग्रीन का दिमाग खराब हुआ था। देखिए, यू आर अप स्टार्ट करो, अभी नया नया शुरू किया है, बहुत फेमस हो गया, ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स, यानी तुम ब्यूटीफुल जो हो गए ना, वो फेदर हमारा है, हमने ड्रामा को एक्सपेंड किया, हमने ड्रामा को स्टार्ट किया है, और तुम हमारे फेदर को लेकर कारियर बन रहे हो, ठीक है। तो उसीलिए कहा था कि आप स्टार्ट करो ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा कहा, ठीक। थॉमस नैश, ठीक, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी, ये क्वेश्चन आता है कि एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी किसने लिखा है, थॉमस नैश ने लिखा है, ठीक है। एंड पायट्स पेनिलेस, द टेयर्स ऑफ नाइट, ठीक है, ये दोनों वर्क है जो इनका इंपॉर्टेंट है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल, द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमी से याद आता है एक क्वेश्चन है द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकोली, ये किसने लिखा है, रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन। एनाटॉमी ऑफ विट लिखा है लिली ने, ठीक। इधर मिल गया हमारा, अरे यार, एनाटॉमी ऑफ मेलेंकोली यहीं तो पढ़ा हुआ है, ये बात हमको लगा नहीं लिखा हुआ ये तो बेईमानी हो गई भैया। हमको याद था वैसे। एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी जो थॉमस नैश का है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग कर सकता है, कंसीडरिंग द ऑप्शन डी, तो हमको सब पता होना चाहिए। रॉबर्ट बर्टन का द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकोली है, जो कि 1621 में लिखा है, 1621 है, 21 से आप याद रखिए, 1821 में
पर्सी बाय शेले का डिफेंस ऑफ पोइट्री आया है, ठीक है। थॉमस ब्राउन का रिलीजियो मेडिसी। थॉमस ब्राउन बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे, यानी ये डॉक्टर एक तरह से कई चिकित्सक, ठीक है। द रिलीजियो मेडिसी, इसमें बेसिकली इसका जो इंग्लिश मतलब हुआ द रिलीजन ऑफ फिजिशियन, कि जो फिजिशियन है उनका रिलीजन, यानी बेसिकली इसमें उनके प्रैक्टिस के बारे में बात की गई होगी। थॉमस ब्राउन का है रिलीजियो मेडिसी। और एक है रिलीजियो लैकी करके एक वर्क है, रिलीजियो लैकी करके, वो जो है आपको शायद जॉन ड्राइडन का वर्क है, और उसका मतलब होता है द रिलीजन ऑफ लेमैन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जॉन ड्राइडन का ही वो वर्क है रिलीजियो लैकी, और ये रिलीजियो मेडिसी है। थॉमस ब्राउन का वर्क है रिलीजियो मेडिसी, ठीक है। रिलीजन ऑफ डॉक्टर्स, वही रिलीजन ऑफ फिजिशियंस, ठीक है। थॉमस ब्राउन अर्न बेरियल, ठीक है, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोपैथिया। तो ये वर्क आपको याद रखना है, क्यों? ये अर्ली वर्क ऑफ आर्कियोलॉजी पे लिखा जाने वाला, ठीक है, वर्क है। अच्छा, इसको याद रखने का आसान हो गया। अर्न बेरियल, बेरी का मतलब था किसी चीज़ को दफनाना, और अन एक तरह से इसको मान लीजिए यानी उल्टा हो गया, यानी कि उखाड़ना। तो आर्कियोलॉजी में ही हम किसी को गड़े हुए को उखाड़ते हैं। तो थॉमस ब्राउन का जो लिखा हुआ वर्क है अर्न बेरियल, जिसका दूसरा नाम है हाइड्रोपैथिया, ठीक है। हाइड्रोपैथिया 1658 में पब्लिश हुआ है, और ये आर्कियोलॉजी का वर्क है, ठीक है। किंग जेम्स 1611 में बाइबल जो है पब्लिश हुआ है, जो कि ऑथराइज वर्जन है, जो कि अभी भी चल रहा है। बाइबल से याद है, बताइए किस बंदे को बाइबल ट्रांसलेट करने की वजह से ब्रूसेल्स में जिंदा जला दिया गया था? जॉन वाइक्लिफ को अरे नहीं भैया, वाइक्लिफ को नहीं जलाया गया था, कहे जबरदस्ती मार जलाया गया था। हाँ, ऑप्शन दीजिए तो बता। ऑप्शन वाला नहीं होता है, तुक्का मार के नहीं पढ़ाई करते हैं, आपको बताना है सही। अभी बिना ऑप्शन के पढ़ाई करिए, ताकि एग्जाम में ऑप्शन रहे तो आपको आसानी हो। जॉन वाइक्लिफ ने ऑब्वियस बात है कि ट्रांसलेट किया है, आपको जॉन कैवलिन भी मिल जाएंगे बाइबल को ट्रांसलेट करने वाले, लेकिन ऐसे बंदा जिसको बाइबल ट्रांसलेट करने के जैसे ब्रूसेल्स में जिंदा जला दिया गया हो, उसका नाम है विलियम टिंडेल। ये देखिए यहाँ लिखल हुआ है विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल यूज्ड ए ग्रीक टेक्स्ट एस्टैब्लिश बाय इरेस्मस, ठीक है। अच्छा, इरेस्मस से याद है, बताइए, ये तो अभी पुराने वाले इरेस्मस हैं, एक दूसरे इरेस्मस आते हैं जिनका एक बहुत फेमस वर्क है, बहुत फेमस वर्क है। इरेस्मस का एक फेमस वर्क है द प्रेज ऑफ फॉली, नाम सुना है इसका? इसको याद रखिएगा, द प्रेज ऑफ फॉली करके एक इरेस्मस का वर्क है। ये दूसरे वाले इरेस्मस है, एक नए वाले इरेस्मस आएंगे 1700 के आसपास। उनका एक वर्क है द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है। Tyndale was regarded as a religious subversive, and mainly on account of this translation was burnt at the stake near Brussels. Brussels के नज़दीक जो है इनको जो है जला दिया गया था विलियम टिंडेल को। Nevertheless, his work formed the basis for future version. अब देखिए क्या गया कि उस टाइम में तो जला दिया गया, लेकिन जो फ्यूचर में बाइबल का ट्रांसलेशन आया, यानी ये इस बाइबल किंग जेम्स बाइबल भी जो ऑथराइज वर्जन माना जाता है, उसमें भी इनके ट्रांसलेशन को जो है यूज किया गया था, ठीक है। चलिए अब फिर से एक बार हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, वॉट इज़ अ मैन इफ़ हिज चीफ गुड इन मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड ए बीस्ट नो मोर। हैमलेट का ये लाइन है, बीच बीच में हम जरूर लाइन को डाल दिए हैं, क्योंकि लाइन जो है पूछने लगा है बीच बीच में से, तो एक नंबर भी मैटर्स इसीलिए। वॉट इज़ अ मैन, एक इंसान क्या है, ठीक है। हिज चीफ गुड इन मार्केट, उसके जीवन का, उसके ज़िंदगी का मुख्य पेशा क्या है, मतलब काम धाम क्या है। बट टू स्लीप एंड फीड, खाना और सोना, ठीक है। ए बीस्ट नो मोर, ये तो एक तरह से जानवर हो गया ना, कि एक इंसान के जीवन में सब जरूरी चीज़ क्या है, सोना और खाना, ठीक है। इट्स मस्ट लाइक ए बीस्ट, जो भी बीस्ट बेसिकली बोलते हैं किसी भी क्रिएचर को, जो जानवर का एक तरह से, ठीक है, तो उससे कंपेरिजन किया जा रहा है। और ये हैमलेट का लाइन है, ठीक है। हिज प्लेज रिटन फॉर परफॉर्मेंस रादर देन पब्लिकेशन, ये एक समझिए रिमार्केबल चीज़ है कि विलियम शेक्सपियर का इतना भी वर्क है, उन्होंने लिखा है पब्लिकेशन के लिए नहीं, कि हम पब्लिकेशन इसको पब्लिश करवा करके पैसा कमाएंगे, ठीक है, उसके बाद जाएंगे घूमने दार्जिलिंग, ऐसा नहीं, वो परफॉर्मेंस के लिए कि हम लिख रहे हैं उसको प्ले किया जाएगा। और इसीलिए इनका एक मतलब इन्होंने अपने किसी भी वर्क को संभाल करके नहीं रखा, छोड़ दिया। हाँ, इनके जो फ्रेंड लोग थे उन्होंने इनके वर्क को जो है संभाल करके रखा है, और उन्हीं लोग ने इनके वर्क को पब्लिश करवाया है, ठीक है। इसीलिए इनका वर्क 1623 में फर्स्ट फोलियो आया है, जबकि इनका डेथ जो है 1616 में हो गया था, ठीक है। इसको छोड़िए, ठीक है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ शेक्सपियर्स राइटिंग करियर वॉज इंग्लिश हिस्ट्री, यानी कि इन्होंने अपने राइटिंग की स्टार्ट जो है, करियर की स्टार्ट वो इंग्लिश हिस्ट्री से किया। हिस्ट्री पहले लिखा है,
ठीक है। लव इन रोमियो एंड जूलियट एंड एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा इन द सेम सब्जेक्ट इन अ कॉमिक बीन लव स्लेवर्स लॉस्ट, ठीक है। मतलब ये वाला कि देखिए लव का जो थीम आपको मिलेगा रोमियो जूलियट में, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा में मिलेगा, ठीक है। लव स्लेवर्स लॉस्ट, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट एंड एज यू लाइक इट, ठीक। इसमें आपको लव का थीम मिलेगा। ये जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी जो है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बताइए किसका थीम क्या है, ठीक है। द थीम ऑफ रिवेंज एंड फैमिली ड्यूटी इन हैमलेट, यानी कि रिवेंज का जो आपको सेंस मिलेगा वो हैमलेट में। बेसिकली जब उसका बाप मर जाता है तो वो भूत बन के आता है बेटा को बोलने के लिए, ठीक है, प्रिंस हैमलेट को कि देखो तुम्हारा चाचा हमको मार दिया है, कान में जहर घुसा करके डाल करके या पोर करके तुम उसे बदला लेगा कि नहीं रे, हैं बेटा हमें तुम्हारा है, हमें तुम मेरा बेटा है। तो बेसिकली इसी पर पूरी कहानी चलती है कि किस तरह जो है। अच्छा, हैमलेट की माँ का नाम बताइए तो क्या है? हैमलेट की माँ का नाम बताइए। कुछ लोग पूरी फिल्म देख लेते हैं हैमलेट प्ले को समझने के लिए। बताइए। कौन सा पिक्चर देखे? मतलब बताएंगे जो स्टूडेंट देखा है पूरा फिल्म वही ना। फिल्म में माँ का नाम बताया ही नहीं। अरे तो क्या फ़ायदा 2 घंटा देख के। देखिए हैमलेट की माँ का नाम था गर्ट्रूड। चलिए, तो हैमलेट में जेलसी लिख दीजिए। ओथिलो में जो है वो जेलसी का आपको मिलेगा। सेक्सुअल करप्शन इन द बाउंड्स ऑफ जस्टिस इन मेजर फॉर मेजर, ठीक है। तो ये सब बेसिकली कुछ कुछ जो है इनका प्ले है और उसका मोटा मोटी थीम है। जो मेजर प्ले हैं उनका थीम दिया हुआ है, आप उनको एक बार कर्सरी जो है कर्सरी जगह से देख सकते हैं, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में बताइए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मर्चेंट है उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिकली वो एक समझिए कि मेजर कैरेक्टर है। जैसे जियो ऑफ माल्टा। क्या? एंटोनी। नहीं, एंटोनी तो उससे पैसा लेता ही है। साइलॉक। जी शाइलॉक है, शाइलॉक। जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो ये है पैसा देने वाला वो शाइलॉक है। और इसी तरह का थीम आपको मिलेगा क्रिस्टोफर मार्लो के जी ऑफ माल्टा में, और उस बंदे का नाम है बरबास। तो दोनों ऐसा ही है, पैसा के लिए मजा। संयोग से दोनों ही जीव है, यानी दोनों ही यहूदी है शायद, हाँ हिंदी में यहूदी होता है, दोनों ही जीव है। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि इसराइल वाले लोग बेसिकली। हिज फर्स्ट ट्रेजिडी टाइटस एट्रोनिकस, ट्रेजिडी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ट्रेजिडी के बारे में आप सेनेका को याद रखिएगा। सेनेका जो है ट्रेजिडी को स्टार्ट किया है, ठीक है। इडिपस रेक्स, इडिपस द किंग, ऐसी चीज़ों को इन्होंने लाया है, सेनेका नहीं। वो इडिपस द किंग जो है वो सोफोक्लिस का वर्क है। सेनेका जो है ट्रेजिडी के लिए जाने जाते हैं। ट्रेजिडी का जो पायोनियर कहा जाता है, यानी जिसने ट्रेजिडी को लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया, खोजा, जहाँ से स्टार्ट हुई, वो सेनेका है। तो सेनेकन ट्रेजिडी यानी बेसिकली इसमें जो है आपको ब्लड ट्रेजिडी, मार धार हो रहा है, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा है, तो वो सेनेकन ट्रेजिडी में आती है, ठीक है। ऑल शेक्सपियर्स प्लेज हैव कम डाउन टू अस इन स्टैंडर्ड फॉर्म 5 एक्ट्स। मतलब बोला है कि जो विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क हैं वो आपको 5 एक्ट में मिलेंगे, यानी उसमें 5 एक्ट होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि विलियम शेक्सपियर ने खुद ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया था कि ये हमारा वर्क हो, ठीक है, इनमें 5 पार्ट हो, ऐसा नहीं। इसको क्लासिफिकेशन किसी ने किया है, इनके जो पब्लिशर्स थे। फिर से बताइए दोनों पब्लिशर का नाम जो फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था 1623 में। एक का नाम एच से है, एक का नाम सी से है। पब्लिशर का नाम, फर्स्ट फोलियो के पब्लिशर का नाम। हेमिंग एंड कॉन्डेल, हेमिंग एंड कॉन्डेल, ठीक है। उन लोगों ने जो है इनके प्ले को 5 एक्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इन 79 वन ऑफ द फर्स्ट एडिट्स ऑफ शेक्सपियर्स वर्क निकोलस रो इम्पोज द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर ऑन द वर्क। देखिए निकोलस रो ऐसे बंदे थे जिन्होंने इनके वर्क को स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, इनके वर्क को स्ट्रक्चर दिया, यानी कि ये प्ले फॉर्म नहीं थी, मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है। स्ट्रक्चर देना कि यहाँ पर ये सेटिंग है, यहाँ पर ये सीन है, यहाँ पर ये एक्ट है, ऐसा चीज़ यूज किया जाएगा, सीनरी होगा, ये होगा, उस सब को कैरेक्टराइजेशन किया है निकोलस रो ने, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक। चलिए अच्छा, ये यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, ठीक।
कौन प्ले कब आया, अप्रोक्सीमेट डेट है, अभी से बात है कि श्योर हम नहीं हो सकते हैं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है आपको प्ले मिल जाएगा यहाँ पे। टोटल में जो है मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, आप देख सकते हैं, ये आपका अर्ली प्ले है, देखिए है ना। हम क्या ऊपर पढ़े थे कि उन्होंने हिस्ट्री प्ले से स्टार्ट किया था अपना करियर, तो आपको दिख रहा होगा ये किंग हेनरी 6, किंग हेनरी 6 पार्ट 1 to 3, फिर टाइटस एड्रोनिकस पहला ट्रेजेडी, यहीं पे अब लिखा हुआ कि हिज फर्स्ट ट्रेजेडी टाइटस एड्रोनिकस, यहाँ पे दिख सकता है टाइटस एड्रोनिकस। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी है ये, द 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना। तो ये सब एक तरह से इनका वर्क हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले कौन आया, तो इससे आपको कभी हेल्प मिल सकता है कि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ दिया तो यहाँ से आप देख करके बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ये टोटल यहाँ तक जो है आपको 37 प्ले 37 प्लेस तक जो है वो इनका ही माना जाता है। मतलब वैसे मैक्सिमम लोग मानते हैं कि ये 37 प्ले तक जो है वो इनका लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वाला 33rd प्ले जो है, ठीक है, फर्स्ट फोलियो में हटा दिया था, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जॉर्ज विल्किंस और विलियम शेक्सपियर दोनों को एट्रीब्यूट किया गया है, इसीलिए इसको पहले प्ले में से जो है हटा दिया गया था। पहले प्ले में 36 ही डाला गया था, फिर दूसरे बार में डाल दिया था। बाकी इनका 2 प्ले है, देखिए द हिस्ट्री ऑफ कार्डिनियो, इसमें शेक्सपियर और फ्लेचर कहा गया कि इन दोनों ने मिलकर के लिखा है। और द टू नोबल किंग्समैन शुरू में बताए थे, इसमें भी फ्लेचर को हमने ऊपर देखा था, ब्यूमेंट एंड फ्लेचर को साथ में, फिर बताया था कि फ्लेचर बेसिकली इनको जाना जाता है कि इन्होंने शेक्सपियर के साथ कुछ वर्क कोलैबोरेशन में लिखा है, कुछ वर्क यही दोनों हैं, आप देख सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कार्डिनियो द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो एंड द टू नोबल किंग्समैन, ये जॉन फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा है। ठीक है, बताइए अभी के लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं इंस्टा पर, ये लोग पहले ही से करके बैठे हैं। आगे चलते हैं। वी आर व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, किंग लियर का ये लाइन है। ठीक है, अच्छा लाइन है, बोला कि देखिए जब हम पैदा होते हैं तो रोते हैं। ठीक है, रोते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि हमको ये लगता है कि हम एक ऐसे ग्रेट स्टेज ऑफ फूल पे आ गए, मतलब ये जो दुनिया है वो बेवकूफ़ों का संसार है। ठीक है, यहाँ बेवकूफ़ लोग भरा हुआ है और हम इस बेवकूफ़ों के संसार में आ गए, इसीलिए हम जब पैदा होते हैं तो रोते हैं। किंग लियर का लाइन है। ठीक है, आगे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, वही एलिजाबेथन पीरियड वाली क्वीन, यह ऊपर वाली अगर देख लेते हैं फिर से, ये रहा, ये इन्हीं का थोड़ी है। तो इनका जो फेमस कैरेक्टर था वो फॉलस्टाफ था, इसको याद रखना है, बस इतना याद रखिए। और फॉलस्टाफ जो है वो 2 या 3 प्ले में शायद जो है इनके आता, आगे पढ़ेंगे, उसको दे रखा है मैंने। ठीक, बस इतना याद रखना है इसमें कि क्वीन एलिजाबेथ का जो फेवरेट कैरेक्टर था वो था फॉलस्टाफ, जो कि एक बार हेनरी 4 में आता है। ठीक है, और दूसरा प्ले में जो है फॉलस्टाफ आता है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। इस दोनों प्ले में आपको फॉलस्टाफ का कैरेक्टर मिल जाएगा। फॉलस्टाफ का कैरेक्टर फेमस इसलिए क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो है वो फेमस कैरेक्टर था, सॉरी फेमस नहीं, पसंदीदा कैरेक्टर, फेवरेट करना चाहिए था। सम ऑफ द मेजर शेक्सपियरियन क्रिटिक्स हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ ट्रीटिंग द कैरेक्टर टू मच। देखिए इसमें ये बोला कि देखिए कुछ क्रिटिक ऐसे हैं, शेक्सपियरियन क्रिटिक, शेक्सपियर के क्रिटिक, वो कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर में ये खराबी थी कि वो कैरेक्टर को इतना ज़्यादा ये दे देते थे, मतलब डिस्क्रिप्शन, कि इससे लगता था कि वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर नहीं, कोई रियल पीपल है। मतलब उनका डिस्क्रिप्शन ऐसा दे दिया, उनको डिपिक्ट इस तरह से कर दिया, उनके बारे में ऐसी बातें लिख दी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो है कैरेक्टर है, बल्कि वो रियल लाइफ आदमी है। ठीक, ये इनका एक क्रिटिसिज्म है। ठीक, चलिए आगे लिखा हुआ है, बस यही बातें जो है यहाँ लाइन में लिखी गई है। अच्छा एक बताओ, लिखा है कि हैमलेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलैंकोलिक न्यूरोटिक एज हैविंग एन इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स एक बार बताया जा चुका है। इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है आप जानते ही हैं। 1 मिनट रुक जाइए, तो अभी लोग शोर कर रहा है रूम में आके, जस्ट अ मिनट। रे तू निकल, बाद में आधा घंटा बाद चले। सॉरी फॉर द अनवांटेड डिले। हाँ, तो ये हम बता रहे थे कि हैमलेट जो है, हैमलेट वाले प्ले में आपको इडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक, इडिपस कॉम्प्लेक्स आप जानते क्या होता है। क्वेश्चन इसी तरह पूछ सकता है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर शोज या डिपिक्ट्स
या हैज़ द थीम ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स, तो हैमलेट होगा इसका आंसर। मैकबेथ डिस्क्राइब्स लाइफ एज वॉक बट ए वॉकिंग शेडो, पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रिट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर। ये बहुत ही फेमस लाइन है मैकबेथ का, कि वो लाइफ को बताते हैं कि एक वॉकिंग शैडो है, यानी इसके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, मतलब लाइफ जो है एम्प्टी है, एम्प्टी, कोई मीनिंग नहीं, कुछ नहीं, वॉकिंग शैडो। अ पुअर प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर है ज़िंदगी, मतलब किसी भी इंसान की ज़िंदगी ऐसा है, वो पुअर प्लेयर है, मतलब उसको जीवन जीने ही नहीं आता है। ऑब्वियस बात है, हम बहुत से लोग ऐसे ही हैं। दैट स्ट्रस्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज। फ्रेट मतलब था परेशान रहना, तबाह रहना, ठीक है। तो उसका जो जीवन है, यहाँ पे आवर का मतलब होगा उसका जीवन, उसका जो जीवन उसको मिला है, वो परेशान रहता है जीवन भर। स्टेज का मतलब वर्ल्ड या उसका ज़िंदगी। एंड देन इज़ हर्ड नो मोर, फिर उसका कोई सुनाई नहीं देता है, मतलब वो मर जाता है। तो मोटा मोटी इस लाइन का यही मतलब हो गया, और ये मैकबेथ का लाइन है, ठीक है। ये मेजर लाइन है जो कि पूछ देता है एग्जाम में, अगर पूछा तो। इफ़ शेक्सपियर हैड नॉट become the best known dramatist in English, he would still be remembered as a poet. देखा था आपने, इनका 2 पोइटिक वर्क है, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम तो इनको बेसिकली प्ले की वजह से जानते, 37 प्ले की वजह से। अगर इन्होंने प्ले नहीं लिखा होता, ड्रामा नहीं लिखा होता, ड्रामेटिस्ट नहीं होते, प्लेयर नहीं होते, फिर भी हम इनको एज ए पोइट जाने होते, ठीक है। यही दोनों पोएम है, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी, ठीक है। ये 1593 में और ये 1594 में, ठीक है। अच्छा, वीनस एंड एडोनिस जो है वो सेस्टा राइम है, यानी कि 6 लाइन होगा इसमें, ठीक है। सोनेट का राइम आप देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है, ये है। अच्छा, इसी बात पे बता दीजिए, ये 2 सोनेट है, इसको शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट बोलते हैं। एक स्पेंसरियन सोनेट था, उसका राइम स्कीम बता दीजिए इसी बात पे। ए बी से सी डी। ए बी नहीं है, ए बी तो ये शेक्सपियर वाले का है। ट्राई नेक्स्ट। वो लास्ट में सी डी ई है क्या? जी सर, वो लास्ट वाला है, सेस्टेट का बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं। अब्बा सी डी ई। हाँ, ए बी ए, सी डी सी या सी डी ई या सी डी। हाँ, वो ऑक्टेव है, सेस्टेट है। ए बी ए, ठीक है। सी डी सी या सी डी वो स्पेंसरियन है। पहले ऑक्टेव 8 लाइन, फिर सेस्टेट 6 लाइन। लेकिन ये जो विलियम शेक्सपियर वाला सोनेट है, ये इंग्लिश सोनेट है, उसमें कपलेट क्वार्टेट फिर कपलेट, यानी 4 4 4 2। तो ए बी पेट्रार्कन सोनेट क्या, वो 8 और 6 लाइन है। हाँ, पेट्रार्कन सोनेट ना 8 और 6 लाइन। हाँ भाई, पेट्रार्कन सोनेट है, या पेट्रार्कन उसी को स्पेंसरियन सोनेट भी हम बोलते हैं। पेट्रार्कन सोनेट है या उसी को, का जो था वो अलग था, उसी को पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं, या उसी को स्पेंसरियन सोनेट बोलते हैं। और एक स्पेंसरियन स्टेंजा है, वो अलग चीज़ है। स्पेंसरियन स्टेंजा जो है वो 9 लाइन वाला, वो अलग चीज़ है। और एक स्पेंसरियन सोनेट है, ये जिसको पेट्रार्कन सोनेट भी बोल सकते हैं। और ये जो है इंग्लिश सोनेट या विलियम शेक्सपियरियन सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट, ये आपको अलग है, ये 4 4 4 2 वाला है, ठीक। और इसको जो स्टार्ट किया था वो अर्ल ऑफ, वही आप जानते हैं, अर्ल ऑफ सर हेनरी हावर्ड ने, ठीक। इसको यूज किया है ज़्यादा जो है विलियम शेक्सपियर ने, इसीलिए इनका नाम सटा दिया है। इन्होंने जो ऐसा खोजबाज नहीं किया है, ठीक है। खोजबाज जो है वही पेट्रार्क किया था, और उसको लाया था वहाँ से वो दोनों आदमी, और यूज किया है स्पेंसर वगैरह सब यूज किया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज किया है, इसीलिए इनका नाम आता है, और ये मेजर है इसीलिए। क्रिटिक्स हैव ट्राई टू आइडेंटिफाई द मिस्टीरियस यंग मैन, ये फालतू बात है। आप देख रहे होंगे कि वो यंग मैन और ब्लैक लेडी की बात हो रही होगी। आप जानते हैं 126 और 2 क्यूपिड को होगा, ये ऐसा पूछेगा नहीं, हालांकि सब फालतू चीज़ है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं, या पगलाए तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि हमको तो ये बताया गया कि इनके जो है 1 से लेकर के 126 तक को यंग मैन को डेडिकेटेड है, फिर 126 से लेकर के 52 तक डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, और फिर वो जो 2 है वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेटेड है। लेकिन बोला कि देखिए ऐसा नहीं है। पहली बात ये, सबसे पहले ये जो डिस्टिंक्शन है वो उन्होंने नहीं किया है, जो पब्लिशर हैं थॉमस थॉर्प करके शायद, उन्होंने ऐसा किया है, ठीक। ये अब बोला कि देखिए, इट इज़ मोर रियलिस्टिक टू सी द पोम्स एंड नॉट एज हैविंग पर्टिकुलर एड्रेसीज but rather as examining the masculine feminine element
इन ह्यूमैनिटी एंड इन ऑल लव रिलेशनशिप। बोला कि देखिए आप तो ये लग रहा है कि इन्होंने डेडिकेट किया है, लेकिन ये डेडिकेशन को आप ऐसा नहीं लीजिए कि वो किसी डार्क लेडी या फेयर यूथ को डेडिकेटेड, नहीं, आपको इसे लीजिए कि इन्होंने मैस्कुलिन और फेमिनिन एलिमेंट पे ट्राई किया है। जब अब यूथ वैसा सोनेट जिसको आप कहते हैं कि यंग मैन को डेडिकेटेड है, उन्होंने उस वैसे सोनेट में इन्होंने मैस्कुलिन एलिमेंट को शो करने का जो है ट्राई किया है। और जो डार्क लेडी वाले सोनेट्स हैं 26 से 52 तक, उसमें फेमिनिन एलिमेंट को, तो ये एक डिस्टिंक्शन है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये एक तरीका है बताने का। अच्छा, ऐसी चीज़ें डायरेक्टली नहीं बताई जाती है, ठीक है, मतलब वो एक बताने का तरीका है कि उसका सामने से कुछ और दिखेगा और पीछे उसका मीनिंग कुछ और रहेगा। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये अंगूर खट्टे हैं वो ये नहीं बता रहा है कि अंगूर खट्टा है, या जो फॉक्स जो है लोमड़ी ऊंचा कूदी और उसको जो है खा नहीं पाए तो वो अंगूर खट्टा है। तो ये बताने का तरीका है, लेकिन उसके पीछे मैसेज ये है, ठीक है, उसके पीछे मैसेज क्या है? उसके पीछे मैसेज ये है कि इंसान जिस चीज़ को नहीं पा सकता है उसकी बुराई करता है, ठीक है, इंसान जिस चीज़ को नहीं पा सकता है उसकी बुराई करता है, ठीक। ये बात हो गई कि लंगूर को जो है वो मतलब लोमड़ी को अंगूर खाना का दिल था, अच्छा लगा उस टाइम में, लेकिन जब उसे नहीं पा सके तो बोला कि खट्टा है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो ये डेडिकेट किया गया है कि इसको यूथ को डेडिकेट, यंग मैन को डेडिकेटेड है, मिस्टर WH करके ऐसा बात है, या फिर वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने से दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो मेन ये है पर्पस है वो क्या है कि मैस्कुलिन या फेमिनिन एलिमेंट को एक्सप्रेस करना या डिपिक्ट करना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताया गया था, एलिगरी के बारे में आपको बताया गया होगा। एलिगरी के बारे में बताइए क्या होता है एलिगरी, व्हाट इज एलिगरी? नहीं आता, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें कोई मोरल मीनिंग छिपा हुआ रहता है। मोरल मीनिंग हो तो उसको, ठीक है, ये सही बात है। एलिगरी मतलब बेसिकली कि सामने से कुछ और लग रहा है और उसके पीछे मैसेज कुछ और। जैसे हम अभी आपको एग्जांपल दिए, ये भी एक एलिगरी है, ठीक, सही है, एक मोरल मैसेज होता है, सही है। शेक्सपियर के 154 सोनेट्स हैं, हम सब जानते हैं। रोजर एस्टेम, ठीक है, 2 वर्क इनका मिलेगा, टॉक्सोफिलस एंड द स्कूल मास्टर, ठीक है। टॉक्सोफिलस कभी कभी पूछ लेता है, स्कूल मास्टर ही पूछ लेता है, ठीक है। ब्यूमंट एंड फ्लेचर, हमने इसको आप जब भी पढ़िएगा तो एक ही साथ पढ़िएगा। ब्यूमंट एंड फ्लेचर ने, फ्लेचर को तो हम अभी ऊपर देख लिए कि जो 2 वर्क था, एक ये द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो और दूसरा द 2 नोबल किंग्समैन, ये नहीं पूछता है कार्डेनियो वाला, ये पूछ लेता है कभी कभी द 2 नोबल किंग्समैन। इसमें जॉन फ्लेचर ने कोलेबोरेशन किया विलियम शेक्सपियर के साथ, और अभी हम इनको एक साथ पढ़ रहे हैं, ब्यूमंट एंड फ्लेचर को, ठीक है। बोथ द राइटर्स कोलैबोरेटेड शेक्सपियर, देख लिया हमने, किंग हेनरी VIII एंड द 2 नोबल किंग्समैन, ठीक है। शेक्सपियर ऑल्सो कोलैबोरेटेड फ्लेचर इन राइटिंग कार्डेनियो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कार्डेनियो को पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर के लिए, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है कि शेक्सपियर ने मदद किया जॉन फ्लेचर का, और यहाँ पर जॉन फ्लेचर ने मदद किया शेक्सपियर का 2 नोबल किंग्समैन में, ठीक है। इसीलिए ये इन दोनों को जो है ना हम लिस्ट से छांट देते हैं, 37 पर ही रुक जाते हैं। और किसी बुक में, जैसे मेरे पास एक WR गुडमैन का बुक है सेम चीज़ का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें पेरिकल्स को छांट दिया है, बोला कि नहीं 36 ही नाम प्ले है उनका। तो ये सब कन्वेंशन है बेसिकली, ठीक है। ये देखिए बेन जॉनसन, सम आइडेंटिफाई एज इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरिएट, ये आप याद रख सकते हैं कि बेन जॉनसन को जो है इंग्लैंड का फर्स्ट पोएट लॉरिएट भी कहते हैं लोग, ठीक है। हमने देख लिया कैसे आइल ऑफ डॉग्स और ईस्टवर्ड हो के लिए जो है इम्प्रिजन, जेल में जो है उनको रख दिया गया था, ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर मेड हिम ए सेलिब्रिटी, ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से आपको, द मोस्ट फेमस वर्क, ये विच वर्क स्टार्टेड द लिटरेरी करियर ऑफ बेन जॉनसन भैया, तो ये हो जाएगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और इसी का एक सीक्वल है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है। इनकी 3 कॉमेडी है, वोल्पोन या द फॉक्स जिसको बोलते हैं, और द अल्केमिस्ट और इपिसीन या साइलेंट वुमेन, और 2 ट्रेजेडी है जिसका नाम है सेजनस एंड कैटलिन, ठीक। अर्नोल्ड भैया, मैथ्यू अर्नोल्ड को आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिटिसिज्म जब पढ़ेंगे तो इनको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने एक ओड लिखा है या एक पोएम लिखा है, एन ओड टू बेन जॉनसन, ठीक है। ये सब याद रखना है, कभी कभी जो है पूछ लेता है। जैसे एक वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है सोनेट्स ऑन मिल्टन, हाँ सोनेट्स ऑन मिल्टन सही है, वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है सोनेट्स ऑन मिल्टन, जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और उसमें मिल्टन को बोला जा रहा है, ठीक है। थो वॉज अ सोल दैट ड्वेल्ट अपार्ट, इस तरह करके, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, तो वो वर्ड्सवर्थ का लिखा है। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने यहाँ पर
बेन जॉनसन के लिए एक पोम लिखा है, ए नोट टू बेन जॉनसन। ठीक है, ये सब जो है याद रखने वाली बात है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है ना आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि द आइल ऑफ डॉग किसने लिखा, ये कभी नहीं पूछेगा कि टेम्बोलिन को इससे पूछा नहीं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। आपसे या तो उसके कैरेक्टर के बारे में पूछ लेगा, या एक ऐसा वर्क पूछेगा, ठीक है, जिसमें दो का बात हो जाए। जैसे अगर आपसे ये वर्क पूछेगा एन ओड टू बेन जॉनसन, ठीक, तो इसमें दो का बात हो गया, बेन जॉनसन का ही बात हो गया और मैथ्यू अर्नोल्ड का बात हो गया। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि बेन जॉनसन कौन था, मैथ्यू अर्नोल्ड कौन था, इसके लिए लिखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। मतलब आपसे सीधे कभी नहीं पूछा कि बताइए एंटोनियो क्लेयोपेट्रा किसने लिखा, नहीं। हाँ, उसमें से कोई एक एलिमेंट उठा करके, जैसे कोई कैरेक्टर कोई लाइन पूछ लेगा, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, इसी तरह घुमा करके, या ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको दो तीन चीज़ें को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे डायरेक्ट वाले भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनका पोर्शन कम होता है। 35 में 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट हो। ठीक है, जैसे 6 to 8 में ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि हु हैज़ क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम, पूछा था ना कि लियोपोल्ड ब्लूम का कैरेक्टर किसने बताया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्या किया, यूलिसेस से पूछ लिया। यूलिसेस किसने लिखा भैया, जेम्स जॉयस ने लिखा है। तो आपको देखिए 3 चीज़ पता होनी चाहिए कि जेम्स जॉयस कौन है, यूलिसेस क्या है, और फिर उसका कैरेक्टर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं घुमा करके, सीधा डायरेक्ट नहीं पूछ दिया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा है कि जे गैट्सबी का कैरेक्टर जो है वो किस राइटर का है। तो एफ स्कॉट फिट्जरल्ड है, उनका एक वर्क है द ग्रेट गैट्सबी, छोटा सा ही किताब है मेरे पास, एकदम छोटा सा, कुछ 6 पन्ना का है, तो वहाँ से पूछिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे घुमा करके, डायरेक्ट वाला नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जॉनसन इन हिज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, देख लिया हमने, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, वो ह्यूमर को जो है बेसिकली डिवाइड करते हैं। ह्यूमर क्या है, ह्यूमर तो अभी आप समझते होंगे हंसी मजाक, लेकिन देखिए जब आप फिलॉसफी में पढ़िएगा, ओल्ड फिलॉसफी चाहे ग्रीक लैटिन कुछ भी हो, उसमें आपको बताया जाए कि किसी भी इंसान का कैरेक्टर, पर्सनालिटी 4 टाइप के ह्यूमर पर डिपेंड करता है। वो ये है आपका ब्लड और सैंजुइन, ठीक है, फ्लेम, कोलर और ब्लैक बाइल, येलो बाइल सॉरी, मेलैंकोली और ब्लैक बाइल। अच्छा, यहाँ पे बाइल होना चाहिए, बाइट लिखा गया है। ठीक है, एल होगा, इसको एल समझिएगा। तो इसी चीज़ को जो है कैरेक्टराइजेशन किया है बेन जॉनसन ने अपनी कॉमेडी में। ठीक है, जिसको हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या बोला जाता है कि अगर कोई आदमी सोशेबल है या प्लेजर सीकिंग है, यानी कि पब में जाता है, पार्टी करता है, दोस्तों के साथ फन करता है, हैंग आउट करता है, तो उसके अंदर ब्लड या सैंजुइन ह्यूमर है। ठीक, अगर कोई रिलैक्स है, क्वाइट है, चुपचाप रहता है, ठीक है, क्वाइट है, उतना ज़्यादा पार्टी सार्टी नहीं करता है, तो उसके अंदर फ्लेम ह्यूमर है। अगर कोई एम्बिशियस है, लीडर लाइक, कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, उसके अंदर लीडरशिप का जो है ना स्किल है, तो वो उसके अंदर कोलर या येलो बाइल ह्यूमर है। और अगर कोई इंट्रोवर्ट है, ना बोलता है, थॉटफुल है, चुपचाप रहता है, सोचते रहता है, तो उसके अंदर मेलैंकोली या ब्लैक बाइल है। यानी कि इन सब, ठीक है, इन सब हमारा जो भी कैरेक्टर है वो इन सब पर डिपेंड करता है। यानी कि हमारे अंदर जो ह्यूमर ज़्यादा होगा उसकी टेंडेंसी हमारे अंदर ज़्यादा होगी, और हमारे अंदर इन सबों का मिक्सचर भी हो सकता है। यानी कि 2-3 ह्यूमर है हमारे पास, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई बहुत कम है, कोई नहीं है। ठीक, तो यही बात हो गया। ठीक, तो इसी को डिपिक्ट करते हुए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखा है। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो इसका मतलब आप ये नहीं समझें कि इसका मतलब एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, हंसते हुए हा हा, ऐसा वाला नहीं। ये ह्यूमर ये है बेसिकली। ठीक है, आप समझ कि ह्यूमर क्या है। और ह्यूमर 4 तरह के हैं, ब्लड और सैंजुइन, ये सैंजुइन भी पढ़ सकते हैं इसको। फ्लेम है, फ्लेम, और कोलर या येलो बाइल, और फिर मेलैंकोली और ब्लैक बाइल। ठीक है, और ये उससे रिलेटेड कैरेक्टर है। ठीक, यानी कि अगर कोई आदमी इंट्रोवर्ट है तो उसके अंदर मेलैंकोली या ब्लैक बाइल ह्यूमर है। ठीक है, अच्छा, बेन जॉनसन का वर्क देख लीजिए। यहाँ पर हम बहुत सारे वर्क थे, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्क को यहाँ पर लिख दिए हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर देख लिया हमने, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर देख लिया हमने। ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से ये बेसिकली। ठीक है, सिंथिया रेवल्स द पोइटेस्टर, ठीक है, ये छोटा छोटा वर्क है। वॉल्पोन कॉमेडी हमने देख लिया, जिसको द फॉक्स बोलते हैं। इपिसिन और साइलेंट वुमेन कॉमेडी ये देख लिया हमने। द अल्केमिस्ट कॉमेडी हमने देख लिया। कैटलीन, ये पूरा नाम है इनका, और सेजानस, ठीक है, ये ट्रेजेडी है इनका। सॉन्ग टू सिलिया ये एक वर्क है, ये प्ले होगा ये। ठीक है, ये दोनों ट्रेजेडी है। ठीक, अच्छा, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, कैटलीन हिज कॉन्स्पिरेसी या सेजानस हिज फॉल, क्योंकि यहाँ पर सब टाइटल ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आप देखेंगे 2 क्वेश्चन पूछे हुआ सब टाइटल से, ऐसे जोनाथन स्विफ्ट का गलिवर ट्रेवल का सब टाइटल पूछे हुआ है। ठीक, चलिए अगला एक टर्म आता है सन्स ऑफ बेन या ट्राइब ऑफ बेन। बेसिकली ये जो बेन जॉनसन थे,
इनके बाद जो है बहुत से ऐसे राइटर हुए जो इनको फॉलो करते थे, यानी इनके बताए गए चीज़ों पर जो चलते थे, या बेन जॉनसन का स्टाइल इनके अंदर जो है ना कुछ कुछ आ गया था। राइटिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, बाल झाड़ने वाला नहीं। तो ये उनको सन्स ऑफ बेन या ट्राइब ऑफ बेन कहा जाता था, ठीक है, जिसमें थे आपको रिचर्ड ब्रूम, विलियम कार्टराइट, थॉमस नेम्स, हेनरी गालफ्रॉम, थॉमस किलग्रीव, सर विलियम डेवेनेंट। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विलियम डेवेनेंट जो है आपको मिलेंगे कहाँ, मेटाफिजिकल पोइट में भी, शेकली मैरियम, जैस्पर मेन, पीटर हॉस्टेड, थॉमस रैंडॉल्फ एंड विलियम कैवेंडिश। इस दोनों को आप याद रख सकते हैं, ये दोनों आपको आएंगे आगे भी, ठीक है, विलियम डेवेनेंट और विलियम कैवेंडिश, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट में टोटल कितने पोइट थे बताइए, मेटाफिजिकल पोइट में टोटल कितने पोइट थे? हम थोड़ा सा नाम बताते हैं, आई थिंक मुझे याद है। एक डेवेनेंट थे, एक डेनहम थे, एक डन थे, ठीक है, 3 डी वाले हो गए। डेवेनेंट, ये विलियम डेवेनेंट आप देख रहे होंगे, ठीक है। एक डेनहम थे, DENHAM, एक जॉन डन, ठीक है। उसके बाद एक थे काउले, ठीक है, अब्राहम काउले, और एक थे थॉमस क्रैशो, ठीक है, ये हो गया। एक हेनरी वॉगन, हाँ हेनरी वॉगन, ठीक है। एंड्रयू मार्वेल और एडमंड वॉलर, ठीक है, एडमंड वॉलर, 9 हो गया। ये 9 थे आपको मेटाफिजिकल पोइट। जॉर्ज हर्बर्ट भी था ना। हाँ सॉरी, जॉर्ज हर्बर्ट, वो हम और एच, हेनरी वॉन, हाँ एच छोड़ दिया था हेनरी हमने। वॉन भी थे। हेनरी वॉगन बता दिया ना, हेनरी वॉगन, वही से इसका तरीका हम निकाले थे D³ ठीक है, हम ग्रुप में मैसेज भी कर दिए थे D³ हाँ D³ C² वो हम भी, यानी D³ से 3 D वाले हो गए, डेवेनेंट, डेनहम, डन, C² से 2 हो गए, कैरी और कॉले, ठीक है। अब वो से हो गए हमारे वॉलर, हम में HM, मार्वल, और H से हर्बर्ट, और एक V आता है जो कि हेनरी वॉगन हो गया। चलिए आगे, एक बार रिपीट करना ज़रूरी होता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। और देखे थे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कैवेलियर पोइट जो है कौन कौन है, उसमें डी ऑप्शन सही था। तो मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, 2 वाला आ जाता है सही। तो इसके लिए आपको सब का नाम होना चाहिए, उसमें से कोई 2 का नाम दे दिया, ये ज़रूरी है कि आप जो है उसको याद करें। चलिए रुकिए, वो क्वेश्चन हम आपको दिखाई देते हैं, कोई ठिकाना है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया था, मतलब वो 11-12 में पूछा था शायद, दिखा देते हैं ना एक बार। 11-12 किधर गया, ये रहा। कैवेलियर पोइट उनको बोला जाता है, CVL। इलेवन 12 में नहीं है, 9-10 में देख लेते हैं। 9-10 अरे कैसे नहीं मिल रहा है, खोज के छोड़ेंगे, रुक जाइए आप लोग, थोड़ा परेशान मत होइए, बस 2 मिनट में हम निकाल देंगे, दिखा देंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। उससे एक क्वेश्चन बनता है कैवेलियर पोइट। बेसिकली देखिए उस टाइम में हुआ क्या ना, कि जब रेस्टोरेशन पीरियड में चार्ल्स सेकेंड का जो है रेस्टोरेशन में, मतलब फिर से उनको जो है गद्दी पर बैठा दिया, पहले तो बैनिश कर दिया गया था कि भाग तू यहाँ देश से निकलो, इंग्लैंड से, ठीक है। फिर जो है उनका 1636 में शायद उनका फिर से राजगद्दी वापस हो गई, मतलब रेस्टोरेशन कर दिया। उनका जो बेटा था एक, वो जो है लड़ाई किया, ठीक है, और वो जीत गया वो। तो वहाँ से जो है रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ। तो उसी में बाकी जो लोग था ना, वो उसके खिलाफ था कि नहीं, चार्ल्स बढ़िया राजा नहीं है, फालतू है, ठीक है, लेविश है, ठीक है, अपने अय्याशी करते रहता है, उसके खिलाफ थे। लेकिन उसमें 4 पोइट थे, ठीक है, जो कि उसको साथ दिया करते थे। साथ दिया करने का मतलब कि नहीं, वो राजा को जो है ना, राजा के हक में लिखा करते थे, ठीक। तो उन्हीं को कैवेलियर पोइट कहा जाता था, CAVALIR, कैवेलियर पोइट, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन, शायद 9-10 का ही है या 11-12 का, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन इसी बार का है क्वेश्चन पूछा है। तो उसी में क्वेश्चन ये पूछा है कि कैवेलियर पोइट कौन कौन थे, ठीक। इसका आंसर इनफैक्ट D है। जॉन सकलिंग भी है, रिचर्ड लवलेस भी है, और रॉबर्ट हेरिक भी है। इसमें जो है 4 पोइट थे, 4, ठीक। जॉन सकलिंग तो हो गया, ठीक है, एक रिचर्ड लवलेस हो गया, एक रॉबर्ट हेरिक हो गया, और एक थे
हमको कुछ सेकंड दिए याद करने के लिए। अ, 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 अ। एक बी से नाम होगा उनका, या ये था ऐसे भी, ठीक है। लोन सकलिंग हैरान कर के क्रैश का याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं एक बार, चलिए देख लेते हैं सब लोग। CAVALI यार, कैवेलियर POET कैवेलियर। देखिए है ना, रॉबर्ट हैरिक है, कैरियो है ना, थॉमस कैरियो, ये नहीं आया था। रॉबर्ट हैरिक है, रिचर्ड लवलेस है। यहाँ देख लीजिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट। रॉबर्ट हैरिक है, ठीक है, रिचर्ड लवलेस है, जॉन सकलिंग है और थॉमस कैरियो है। इसको हम ऐसे याद किए थे, भूल जाते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको भी याद हो जाएगा। जैसे वो वाला हम आपको याद कराए थे यूनिवर्सिटी वीट्स वाला, क्या कि एक किड था जो कि लॉज पर अकेले रहा करता था, अकेले रहा करता, दिन भर नाश किया करता था, ठीक है। उसके पापा रहा करते थे ऑफिस पे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड के साथ जो है लॉज पर घूम रहा था, तो उसको एक वाइन की बोतल मिली जिस पर लिखा हुआ था ग्रीन लिली। उसको लगा कि कुछ पीने वाला है, फ्रेंड से पूछा क्या है, तो फ्रेंड उसका बोला कुछ भी है, पी ले। तो वो पी लिया, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उसका पापा जब सामने आए तो पहले उसका इलाज कराया, फिर जब इलाज होकर के उस ठीक हो गया तबीयत, तो उसको बहुत मार मारा। तो वो बच्चा जो है किड, वो अपने फ्रेंड से मिला और बोला कि पापा जो है हमार बहुत मार लो। तो इससे हमारा किड से जो है थॉमस किड हो जाता था, लॉज से थॉमस लॉज हो जाता था, नैश से थॉमस नैश हो जाता था। उसके बाद ग्रीन लिली, रॉबर्ट ग्रीन जॉन लिली से हो जाता था, ठीक है। और उसका फ्रेंड बोला पी ले, ठीक है, जॉर्ज पील हो जाता था। और उसके पापा बहुत मार लो, यानी कि क्रिस्टोफर मार लो, तो इससे 7 हो जाता था। और फिर उसके पापा बोले कि ये किड ही सारा बदमाशी का जड़ है, इसको हटा दो, यानी कि थॉमस किड को हटा दो। यानी कि वो थॉमस किड किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं था, तो हम उसको यूनिवर्सिटी बिट्स में नहीं भी कंसीडर करते हैं, ठीक। तो ये यूनिवर्सिटी बिट्स के राइटर को याद करने का तरीका था। अब कैवेलियर पोइट को याद करने का, ये 4 कैवेलियर पोइट हैं। क्वेश्चन आपको हम दिखा दिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी, आप देख लीजिए यहाँ पर। और 1-2 वाला नहीं पूछा है, एक से ज़्यादा वाला पूछा है, इनके डी ऑप्शन है, तो कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो इसको हम ऐसे याद किए थे, ठीक है, कि एक जो है अक्सर अब होता है कि एक वर्ड है, पहले आप उसको याद रखिए। एक वर्ड है लिक और एक वर्ड है सक, ठीक है। आपसे बात करेंगे। 1 मिनट, हेलो। आमिर, हाँ, तेरे पास 3000 है अकाउंट में? क्या है बोलो ना। हम दे दें। अरे इसको कपड़ा पसंद आया, वही लेने का है, तो कैश तो लेकर के हम आए ही हैं, तो तेरे को दे देंगे। अच्छा ठीक है, भेज देते हैं। रुक जाना, अब मेरे में नहीं भेजना, अभी हम दुकान वाले को देंगे ना, मैसेज कर देना, ठीक है, ठीक है, हम दुकान जा करके फोन करेंगे। ठीक ठीक। हाँ सॉरी, तो हम पहले 2 वर्ड है इसमें, एक है लिक और एक है सक, ठीक है। लिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को चाटना, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अचार ही निकाला डब्बे से, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कुछ भी निकाला, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब अचार का अगर मसाला आपके उंगली में लग गया है, या कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल घी ही आप निकाल रहे हैं और उसमें उंगली में लग जाता है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है, तो इंसान क्या करता है, लिक कर लेता है, ठीक। और एक है सक, सक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मुंह में लेकर के जो है ना उसको चूसना या जो भी करना, ठीक। जैसे कि आइसक्रीम को हम लोग लिक भी करते हैं, सक भी करते हैं, बहुत सारा चीज़। जैसे छोटा बच्चा लॉलीपॉप ये हुआ तो वो सक करेगा, ठीक है। तो इसी तरह एक आदत होती है कि जब इंसान किसी बच्चे को जो है ना, छोटे बच्चे को लेता है तो उसको चूमने लगता है या जो भी हो, तो एक तरह से हम उसको मान लेते हैं कि वो उसको शक कर रहा है, SUC के शक, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि इसी तरह किसी घर में एक छोटा सा बच्चा था, ठीक, और दूसरा कोई बाहर का आदमी है, उसका पड़ोसी या कोई भी रहा होगा, और उसी तरह उस बच्चे को शक करने लगा, ठीक है, शक करने लगा। तो अब उसका जा कर के जो उसका पापा रहा होगा या भाई या उसके जो बोला कि बच्चा को काहे हैरान कर रहे हो रे, ठीक है, बच्चा को काहे हैरान कर रहे हो, शक करके काहे हैरान कर रहे हो। तो वो बोला कि अरे शक करके हम हैरान नहीं कर रहे हैं, इसका लव कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ठीक है। शक करके हम इस बच्चे को हैरान नहीं कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो शक से हो गया जॉन सकलिंग, और हैरान से हो गया रॉबर्ट हैरिक, और लव से हो गया रिचर्ड लवलेस, और केयर से हो गया क्या, थॉमस कैरियो। आगे बात समझ में।
चलिए, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। जब भी आप ये कैवेलियर पोएट का दिमाग में याद आए तो आपको यही याद रखना, ये वाली कहानी, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है 85 का, रॉबर्ट हेरिक भी है इसमें, रिचर्ड लवलेस भी है, जॉन सकलिंग भी है, ठीक है, और इसमें छूट गया है थॉमस कैरियो। तो इसका आंसर डी होगा, इनकी एक से ज़्यादा। समझ में आगे बात, आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हमने देख लिया, ठीक है, कैवेलियर पोएट देख लिया। हाँ, समझ के एडमाइंड है ना, क्या कि ये तो यहाँ तो लिखा हुआ था, हम गूगल का सर्च कर रहे थे, सब चीज़ हम लिखे हुए हैं नोट्स में, हर चीज़। कैवेलियर पोएट देखिए यहाँ पर रॉबर्ट हेरिक है, ठीक है, रिचर्ड लवलेस है, सर जॉन सकलिंग है और थॉमस कैरियो। कैसे इनको याद रखना है, चारों को हम बता दिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है, विट का मतलब सिंपल होता है बुद्धि, ठीक है, दिमाग तेज। यूनिवर्सिटी विट्स यानी यूनिवर्सिटी के बुद्धिमान लोग थे। ये टर्म दिया था जॉर्ज सेंट्सबरी ने, ठीक है। ये हम आपको बता ही चुके हैं कौन कौन थे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने हीरोइक थीम पर लिखा ब्लैंक वर्स को जो है बहुत अच्छे से यूज किया है, ठीक है। जॉन लिली यूफेस एनाटॉमी ऑफ विट के जाने जाते हैं, यूफेस ये दोनों इनका वर्क था, ठीक है। अच्छा, इनका एक वर्क है लव्स मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, जिसका इन्फ्लुएंस था विलियम शेक्सपियर के लव्स लेबर्स लॉस्ट पर, ठीक है। ये लव्स मेटामॉर्फोसिस है, देखिए आपको दिमाग कैसे खराब करे यूपीएससी में। ये लव्स मेटामॉर्फोसिस है, जो कि लिखा है हमारे लिली भैया ने, ठीक। और एक सीधे मेटामॉर्फोसिस है, सीधे मेटामॉर्फोसिस, सीधे बस, जो लिखा है फ्रांस काफ्का ने। फ्रांस काफ्का जर्मनी के हैं भैया, जर्मनी के, ठीक। उनके स्टाइल को काफ्का एस्क बोला जाता है, जैसे मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो के स्टाइल को मार्लो एस्क बोला जाता है, उसी तरह फ्रांस काफ्का के स्टाइल को काफ्का एस्क बोला जाता है। कभी बताएंगे उनके बारे में, बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है वो लिटरेचर में, वर्ल्ड लिटरेचर में, ठीक है। द प्रूव ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये सुने होंगे आप, जरूर सुने होंगे कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये यूफियस का ही है, यानी कि जॉन लिली ने बेसिकली इसको लिखा था, ठीक। यूफियस एनाटॉमी ऑफ विट में ये लाइन आता है, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। बताइए हम लोग कितना 100 साल पहले के लिखी हुई चीज़ का यूज कर रहे हैं, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। बताइए, वो लोग ज़्यादा बुद्धिमान थे ना। द स्टाइल, हम लोग तो कचरा कर रहे हैं अभी, शॉर्ट देख देख करके दिमाग को सड़ा रहे हैं। द स्टाइल ऑफ हिज नोवेल गिव राइज टू यूफिज्म, यूफिज्म के बारे में, यानी कि ये जो वर्क था, ठीक है, द एनाटॉमी ऑफ विट और ये वाला जॉन लिली का, इस वर्क से जो है एक स्टाइल जो है राइज हुआ, जिस स्टाइल को यूफिज्म कहा गया। विलियम शेक्सपियर भी यूफिज्म को, हालांकि विलियम शेक्सपियर ने मॉक किया था कि क्या फालतू का लिख दे लिली, ये क्या बना दिए, लेकिन हालांकि इन्होंने भी इस टर्म को, यानी इस स्टाइल को, इस स्टाइल में लिखा एक दो पोम, खासकर ये वाला शायद लव्स लेबर्स लॉस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेसिकली इसमें इस स्टाइल में क्या होता है ना कि लॉफ्टी चीज़ें होती है, सोफिस्टिकेटेड स्टाइल, मतलब बढ़ा चढ़ा करके लिखा हुआ, ठीक है। प्रीसियसली ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब समझते हैं, ऑर्नामेंट्स आया, ऑर्नेट मतलब किसी को सजाना होता है, तो ये ऑर्नेट होता है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत हाई फाई है, ठीक है। एम्प्लॉइंग डेलिबरेट एक्सेस ऑफ लिटरेरी डिवाइस, यानी कि इसमें लिटरेरी डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज किया गया, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एटसेट्रा, रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब एक तरह से रिच बना दिया है। जैसे कि आप खीर बनाएगा कोई आदमी सिंपली, ठीक है, चावल डाल दिया, दही मतलब दूध डाल दिया, चीनी डाल करके बना दिया, लो भैया खीर बन गया। अब कोई आए उसमें ड्राई फ्रूट डाल दे, ठीक है, आलमंड डाल दे, ठीक है, काजू डाल दे, इलायची डाल दे, ये डाल दे, वो डाल दे, एक तरह से समझ कहिए कि पतंजलि खीर बना दे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूफिज्म बोलेंगे, ठीक है, कि सजाओ जा दिए बढ़िया से एकदम पूरी तरह से, एक्सेसिव भर दिए, इसको यूफिज्म बोलेंगे, ठीक। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बता चुके हैं आपको कि इंग्राम फ्रीजर जो है इनको स्टैब, एक तरह से ब्रॉल हो गया था बार में, वहीं पर जो है इनको मार दिया गया था, ठीक है। टेम्बरिन वगैरह हम देख लिए हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, बेन जॉनसन ने ये टर्म दिया था मार्लोज माइटी लाइन, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मार्लोज माइटी लाइन, यानी इनके स्टाइल को जो है ब्लैंक वर्स को ही मार्लो माइटी लाइन कहा गया है, ठीक है ना। ब्लैंक वर्स दिख रहा होगा आपको। ऑल ट्रेजेडी अबॉर्नमेंट देख चुके हैं इसको कई बार। डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, ठीक है। अच्छा, इसको ये उनको, एक तो 4 वर्क हमने उनका देख लिया, ये जो डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज कभी कभी कहा जाता है कि ये भी उनका ही वर्क है, जो कि इन्होंने लिखा है थॉमस नैश के साथ कोलैबोरेशन में, ठीक है। बेसिकली आपको ये बहुत जल्दी जगह नहीं मिलेगा, 4 ही मेजर वर्क मिलेगा, लेकिन इसको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन का ये 2 वर्क है, पेंडोस्टो एंड मेनाफोन, ठीक है, इसको कभी कभी पूछ लेता है, ठीक।
अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन जो है विलियम शेक्सपियर को अटैक करने के लिए शेक सीन ये वर्ड यूज़ किया करते थे, शेक सीन ये वर्ड यूज़ किया करते थे। ठीक, आप स्टार्ट करो हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके पैम्फलेट का नाम क्या था वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेट ट्रेवल और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन ये एक ही वर्क है, ठीक है, जिसको लिखा है थॉमस नैश ने। और ये पिकारेस्क नोवेल है। पिकारेस्क नोवेल क्या होता है? बेसिकली पिकारेस्क नोवेल में होता क्या है कि किसी बड़े, ठीक है, बड़े नहीं, किसी अजीब चीज़ का, किसी वल्गर चीज़ का, किसी फालतू चीज़ के बारे में जो है ना, इसमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और वो घूम घूम करके, जैसे कि कोई एक आदमी था, वो अटर पटर काम करने के लिए घर से निकल गया, कुछ कुछ कर रहा है, पूरे में घूम घाम रहा है, ठीक है, वो पिकारेस्क नहीं हुआ। मतलब किसी ट्रिवियल चीज़ को डील किया जाता है सीरियस मैनर में, या किसी सीरियस चीज़ को डील किया जाता है ट्रिवियल मैनर में, वो पिकारेस्क नोवेल हो जाता है। बेसिकली एडवेंचरस होती है वो, ठीक है। जब नोवेल के टाइप के बारे में हम चलेंगे ना, लिटरेचर वगैरह पढ़ेंगे तो फिर से इसको पढ़ेंगे, ठीक। थॉमस किड के बारे में आप जानते ही हैं, स्पेनिश स्ट्रेटजी, या इसी का दूसरा नाम है हेरोनिमो इज़ मैड अगेन। जी, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब टाइटल है, ये दूसरा टाइटल है, द स्पेनिश स्ट्रेटजी, ये सब जानते ही हैं। हेरोनिमो इज़ मैड अगेन, और हेरोनिमो से याद रह जाएगा आपको कि ये जो हेरोनिमो है वो उस प्ले का प्रोटैगोनिस्ट है, ठीक। इसका मेजर कैरेक्टर देख लीजिए स्पेनिश स्ट्रेटजी का, लोरेंजो है, डॉन हेरोनिमो है, बाल्थाजार, ठीक है, बेल इम्प्रिया, डॉन होरेशियो। इसमें से कौन कौन सा आता है? ठीक है, ये हेरोनिमो तो आता है, ये प्रोटैगोनिस्ट है। बाल्थाजार पूछ लेता है कभी कभी, बताइए बाल्थाजार कौन से है, और डॉन होरेशियो, ये तीनों कैरेक्टर जो है स्पेनिश स्ट्रेटजी से पूछ लेता है, ठीक है। एडमंड स्पेंसर जो है को चार्ल्स लैम्ब ने पोइट कहा था। पोइट यानी कि, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, ये गलत लिखा हुआ है। एपोस्ट्रॉफी जो है, एपोस्ट्रॉफी वो इसके बाद लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक, क्योंकि प्लूरल का हम बना रहे हैं पोसेसिव। तो चार्ल्स लैम्ब ने जो है एडमंड स्पेंसर को पोइट कहा था, ठीक है। ये भी याद रखने वाला बात है। 6 to 8 में इस टाइप का 8 ऊट पटांग क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारी चीज़ है जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, स्पेंसर जो है, एडमंड स्पेंसर, वो आर्काइक लैंग्वेज किया करते थे, मतलब ऐसा लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, पुराना हो, सब लोग को नहीं पता होगा। इसी वजह से बेन जॉनसन ने कहा था उनके बारे में कि स्पेंसर रीड नो लैंग्वेज, कि स्पेंसर कोई भाषा में लिखता ही नहीं था, क्योंकि आर्काइक वर्ड यूज किया करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे अभी हम आपको बोलें कि आई लाइक THEE, ठीक है, तो ये आर्काइज्म है, THEE, इसका मतलब होता है यू, ठीक है। दाई सेल्फ, THYSEL, दाई सेल्फ, इसका मतलब होता है योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ, तो ये सब भी आर्काइज्म में आता है, ठीक है। अच्छा, DOTH, आई डॉथ नॉट नो, तो इसका मतलब होगा आई डू नॉट नो, जबकि यहाँ पे DOTH, डॉथ का यूज हो गया, तो ये सब आर्काइज्म का एग्जाम्पल है, ठीक। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। बार्ड ऑफ एवन काहे बोला जाता है जानते हैं? क्योंकि ये पैदा हुए थे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन पे। बार्ड का मतलब होता है किसी भी पीरियड का बहुत बड़ा पोएट, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को भी जो है बार्ड बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इनको भी जो है बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। चलिए, अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है बार्ड ऑफ राइडल माउंट याद आ गया, बार्ड ऑफ राइडल माउंट बोला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि उनका जो घर है वो राइडल माउंट पर था, और ये पैदा हुए थे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन पे, इसीलिए इनको बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है, ठीक है। ये सारा आप देख सकते हैं। अच्छा, इनके बर्थडे यानी 23 अप्रैल को द इंटरनेशनल डे ऑफ बुक यूनेस्को जो है सेलिब्रेट करता है। थॉमस डी क्विंसी का एक वर्क है ऑन द नॉकिंग एट द डोर एट द गेट इन मैकबेथ। बेसिकली मैकबेथ में एक सीन आता है जिसमें गेट पर जो है ना खटखटाहट होती है, उसी पर जो है लिखा है थॉमस डी क्विंसी। थॉमस डी क्विंसी से आपको याद आना चाहिए, बताइए। तो 6 to 8 में इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था थॉमस डी क्विंसी से, बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है? कॉन्फेशंस ऑफ एन ओपियम इंग्लिश ईटर। हाँ, थॉमस डी क्विंसी के बारे में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, ये सब है। अच्छा, ये सब कैरेक्टर हम दे दिए कि एक कैरेक्टर जो है अगर 2-3 जगह प्ले में आया है तो उसको हम मेंशन कर दें। जैसे बाल्थाजार जो है ये 3 कैरेक्टर में आया है, इसी तरह डिमित्रियस जो है 2 कैरेक्टर में आया है, ठीक है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ये है, मतलब ये सब लाइन है बेसिकली, कोट हम दे दिए हैं। जो जरूरी था ना सारे प्ले में से, उसको हम उठा करके जो है
दे दिए हैं। रोमियो एंड जूलियट का ये सब कुछ कोट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि इफ़ लव बी ब्लाइंड, ठीक है, लव कैन नॉट हिट द मार्क। तो बोला है कि लोग बोल रहा है कि प्यार अंधा होता है, तो फिर लव कैसे मार्क हिट कर लेता है, यानी जिसको हमको जो हमको पसंद होता है उससे हम कैसे शादी कर लेते हैं, अगर अंधा होता है तो हिट मार्क कैसे कर लेता है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ये तो हम आपको बता ही दिए थे कि गुलाब उतना ही अच्छा होता है अगर हम उसको किसी भी नाम से जानते हैं, तो नाम में क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। लिखा इट इज़ ईजी फॉर समवन टू जोक अबाउट स्कार्स ऑफ दे हैव नेवर बीन कट। मतलब बोला कि आप को जो दुख नहीं लगा है ना, अगर वो दुख किसी को लगा था, आप उसके बारे में आप आराम से मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है। अगर वही दुख आपको लगे तो आप कभी नहीं मजाक उड़ाइएगा, यही लिखा हुआ इसमें। अच्छा, मिड समर नाइट्स ड्रीम में लिखा है कि लव लुक्स नॉट विथ आइज, ये जो प्यार है वो आंखों से नहीं देखता है, बट विथ माइंड, ठीक है, माइंड से देखता है। एंड देयर फॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। लव गॉड जो है क्यूपिड, जब उसका आप स्कल्पचर देखिएगा या पेंटिंग, तो उसमें उसको अंधा बनाया गया है, ये बताने के लिए कि लव इज़ ब्लाइंड। और उसके पीछे क्या है कि लव लुक्स नॉट विथ आइज, कि लव जब आंखों से नहीं देखता है बट विथ माइंड, दिमाग से देखता है, यही लिए अंधा होता है, ठीक है। और ये बात कही गई है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, ठीक है। अगला है इसमें द लुनाटिक। लुनाटिक उसको बोलते हैं जो पागल है, उसका कोई दिमाग ही नहीं हो। द लवर यानी जो लव करने वाला। एंड द पोएट जो पोएट है। आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, यानी ये जो तीन लोग हैं, लुनेटिक है जो पगलावा है, जो लवर है जो प्यार करने वाला, जो पोएट है, उसके पास बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होती है, यानी कि वो सारा काम इमेजिनेशन में ही कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बात मिडसमर्स नाइट ड्रीम में कही गई है, मतलब कितने मज़े वाली बात की गई है, ठीक है। हाँ, आगे लिखा है कि लवर्स एंड मैडमैन, यानी प्यार करने वाले जो पागल है, हैव सच सीडिंग ब्रेन्स, इतना तेज उनका ब्रेन है, सच शेपिंग फैंटेसी, मतलब वो इतना उनका तेज इमेजिनेशन है, दैट अप्रीहेंड मोर देन कूल रीजन कैन एवर कॉम्प्रीहेंड। मतलब बोला है कि ये दो लोग हैं जो प्यार करने वाले लवर है, जो मैडमैन है, जो पगलावा है, ठीक है, उनका ब्रेन और उनका इमेजिनेशन इतना ज़्यादा शार्प होता है कि वो हर ऐसे चीज़ को समझ पाते हैं जो कि एक इंसान रीजन करने वाला भी नहीं समझ पाएगा, मतलब जिसके पास रीजनिंग हो, तर्क एक शक्ति हो, वो भी नहीं समझ पाएगा जितना लवर्स और मैडमैन समझ लेते हैं, ठीक है। ये सारी बात मिडसमर नाइट्स ड्रीम की बात है, ठीक है। एज यू लाइक इट में आप देख सकते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया की स्टेज है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, ठीक है। दे हैव देयर एग्जिस्ट इन देयर इंट्रेंसेज, यानी उनका आने का जाने का समय है, यानी पैदा होंगे मरेंगे। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट, कितनी अच्छी बात है कि पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है, ठीक है। और हम जितने भी लोग हैं वो मेयरली प्लेयर हैं, हम अपना नहीं कर रहे हैं, हमको रोल दिया गया, हम सिर्फ और सिर्फ वही एक्ट कर रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। किसी भी ड्रामा में जो कोई कैरेक्टर होता है वो अपने मन से थोड़ी करता है, उसको तो रोल दिया गया कि ये करो, हम वही कर रहे हैं। एंड दे हैव देयर एग्जिस्ट इन इंट्रेंस, ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहेंगे, इंट्रेंस है यानी पैदा हुए, एग्जिस्ट है, मरेंगे। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और वो अपने समय में इंसान प्लेज मेनी पार्ट, ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट, बहुत सारा रोल प्ले कर रहा था। आप देख सकते हैं कि माँ है, बहन है, बहुत सारा रोल प्ले, हम भी एक स्टूडेंट ही नहीं है, ये करना है वो करना है, सारी चीज़ करना है। दीज आर द रियलिटी एक्चुअली दैट ही सॉ सेंचुरीज अगो, ठीक है। ये एज यू लाइक इट में का, एज यू लाइक इट में का अगला लाइन है, लव इज़ मेयरली ए मैडनेस। मतलब अब देखिए ये तो सीधे बोल दिया कि प्यार कुछ नहीं है यार, पागलपन ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, ठीक है। अगला है 12th नाइट और व्हाट यू विल। ये क्वेश्चन आ सकता है। 12th नाइट जो इनका प्ले है उसका दूसरा टाइटल है व्हाट यू विल, ठीक है। ये सारा आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस लाइन को देखिए, लिखा है डज यू थिंक। अब देखिए इसी को आर्काइज्म बोलते हैं, ये इसको पढ़ना पड़ेगा डू यू थिंक, ठीक है, DOS लिखा हुआ है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे डू यू थिंक बिकॉज यू आर वर्चुअस। देखिए ये यू है, ये आर नहीं आर है, थो, इसको थो नहीं यू पर, मतलब ये ऑब्वियसली थो है लेकिन इसका मीनिंग यू होता है, तो ये यू आर वर्चुअस। देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, ये हो गया। अच्छा, इसी केक्स एंड एल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये केक्स एंड एल से, ठीक है, सोमरसेट मॉगम ने एक नोवेल लिखा है केक्स एंड एल नाम का, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। हैमलेट में ये बहुत ही फेमस सॉलिलॉक की है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली ये हैमलेट जो है ना, एक सॉलिलॉक के मतलब जो खुद से बोला हुआ बोलता है, जब वहाँ पर डेथ एंड सुसाइड को कॉम्प्लीमेंट करा, मतलब कि जिंदा रहना है या नहीं रहना है, मर जाना है, ठीक है, वहाँ पर ये सॉलिलॉक की है, ठीक है। फॉल स्टॉप दो प्ले में आता है इनका, हमने देख लिया था। फॉल स्टॉप जो है
क्वीन एलिजाबेथ का फेवरेट कैरेक्टर था, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, ओथिलो के बारे में देखिए, इसका सबटाइटल द मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, इट इज़ ए ट्रेजेडी ऑफ पैशन। हाँ ये देखिए, एस.टी. कॉलरिज, अच्छा हम टी.एस. इलियट बोल दिए थे उस टाइम में, सॉरी, आई बेग योर पार्डन, सॉरी, अपॉलॉजी। एस.टी. कॉलरिज ने ये टर्म दिया था, मोटिवलेस मैलिग्निटी। ठीक है, यागो कैरेक्टर के लिए। ठीक है, इट्स ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसी प्ले में आता है। किंग लियर का ये जो है 2 कोट है। मैकबेथ का कोट देखिए, लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्टार्स ऊपर देख चुके हैं। इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये इससे क्वेश्चन इस बार पूछ चुका है। ठीक है, लाइक ठीक, अच्छा यहाँ पे इसमें एक लाइन है, साउंड एंड फ्यूरी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। अच्छा, इसी को विलियम फॉकनर ने उठा करके एक नोवेल लिख दिया है, साउंड एंड फ्यूरी। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब कोट है। अच्छा, ये एंटोनियो कैरेक्टर जो है इतना में आता है, इतने प्ले में। ठीक है, इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। सेबेस्टियन इस 3 प्ले में आता है। टेम्पेस्ट का कोई कोड यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हाउ मेनी गॉडली क्रिएचर्स देयर हैव बीन, हाउ ब्यूटियस मैन कैंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसी में से ब्रेव न्यू, ऑल्डस हिक्सले, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, मॉडर्न पीरियड में उनका एक नॉवल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा नॉवल है। देख लिया हमने कि इनके कोट से उठा करके लोग 3 देख लिया ना हमने, एक सोमरसेट मॉगम का किक एंड एल, विलियम फॉकनर का साउंड एंड फ्यूरी, यहाँ पर तीसरा एल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, सोनेट के बारे में हर चीज़ लिखी हुई है, आप इसको फर्स्ट क्लास पढ़ सकते हैं। ठीक है, सोनेट के यहाँ पर जो है राइमिंग पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ जो है हम एलिजाबेथन पीरियड के बारे में हमने देख लिया कि किस तरह के जो है वर्क लिखे गए हैं, इसमें क्या सब चीज़ हुआ, ये सारी चीज़ हमने देख ली। ठीक है, लगभग हमारा से एलिजाबेथन पीरियड ख़त्म हो गया। जो माइनर चीज़ें बची हुई है उसको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, और इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बन सकते हैं और बनते ही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं, और इस नोट्स को भी आप बार पढ़ें। ठीक है, इसका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल पे नहीं मिल पाता है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय, मीट यू द नेक्स्ट संडे। ठीक है, फिर बाकी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।